बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जनाब, दिन का आगाज़ बेहतरीन आपने कर लिया होगा, नहीं भी किया तो बेफिक्र हो जाए। हम अपना शो लेके ज़बरदस्त सा जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ ज़ैद मलिक, मेरा साथ देंगी जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जो सब उज़ैर ने कहा है, हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ आप कर रहे होंगे और हमारा शो भी देख रहे होंगे। 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। और गलती से कोई सेगमेंट मिस हो जाता है तो सोशल मीडिया पेजेस मौजूद हैं, वहाँ जाकर आप देख भी सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ हम इससे कर लेते हैं कि आते आते आपको थोड़ा बहुत धुंध का सामना करना पड़ा है कि या नहीं करना पड़ा? नहीं, यहाँ पे तो नहीं। चले, यहाँ नहीं है, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध शुरू हो गई है, हद निगाह कम हो गई है और ख़तरा बढ़ गया है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई है और ट्रैफिक को रोक दिया गया है। कौमी शाहराएं भी हम देख रहे हैं कि धुंध में गुम हो चुकी हैं और ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये बंदिश आवाम की हिफाजत के लिए की गई है और क्योंकि धुंध में लेन बदलने की गलती एक छोटा सा कदम नहीं होता बल्कि संगीन हादसे की बड़ी वजह बन सकता है। और मोटरवे पुलिस की वाज़ेह हिदायत है कि दिन के वक्त सफ़र को आप तरजीह दें और सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का आइडियल टाइम है। ट्रैफिक निस्बतन महफूज रहती है और गाड़ी में अगर आपको किसी मजबूरी के तहत करना भी पड़ा है तो फॉग लाइट्स लाजमी ऑन रखें शाम के वक्त। रफ्तार को कम रखें और आगे वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। सबसे अहम तो यही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। खैर, किसी भी रहनुमाई या मदद के लिए मोटरवे हेल्पलाइन 13 हर वक्त आपके लिए मौजूद है। और इसके अलावा जनाब, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हॉकी भी है जो कि एक ऐसा बाब है जो कि जीत, जज्बों और वर्ल्ड कप की ट्रॉफियों से लिखा गया है। और आज उस सुनहरी दिन को 31 साल मुकम्मल हो गए हैं जब 4 दिसंबर 1994 को पाकिस्तान ने आखिरी बार हॉकी वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। सिडनी के मैदान में पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई थी और फाइनल में पाकिस्तान और हॉलैंड आमने सामने थे। मैच आसाब शिकन रहा, फैसला पेनल्टी स्ट्रोक्स पर हुआ और पाकिस्तान ने 4 के मुकाबले में 5 गोल करके वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और उस वक्त के कप्तान शहबाज अहमद सिर्फ लीडर नहीं बल्कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए। और ये कोई नाज़रीन आम सफ़र नहीं था। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुनिया को पहला वर्ल्ड कप भी दिखाया। पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप 1971 में बार्सिलोना में मेज़बान स्पेन को 0-1 से शिकस्त देकर अपने नाम किया। फिर 1978 में ब्यूनस आयर्स, 1982 में मुंबई और 1994 में सिडनी में वर्ल्ड कप जीता। यानी आलमी हॉकी का वो ताज जो 4 बार सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने अपने सर सजाया। और गुज़श्ता 30 सालों में कोई कदम जो है, कोई भी कौम जो है इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकी है और 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन बनी है। ये एजाज़ आज भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है, मगर बदकिस्मती से कौमी हॉकी टीम के लिए आज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना हम देख रहे हैं मुश्किल हो चुका है। देखिए, माजी की यादों से ही हम अपना दिल बहरा रहे हैं और इन्हीं कामयाबियों के हम गुन गाते हैं। और अगर देखा जाए प्रेजेंट अगर देखें तो हम उस तरह से फैसिलिटेट भी तो नहीं ना कर रहे। हमने सिर्फ क्रिकेट जो है वो पकड़ा हुआ है या फिर अरशद नदीम को कारकर्दगी दिखा के आ जाए तो फिर सारे तोहफे तहफ जो हैं उन्हें देना शुरू कर देते हैं, इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। लेकिन जो इस तरह का हमारा कौमी खेल है वहाँ पर आप देखें कौमी खेल भी फंड्स की कितनी किल्लत, फंड्स की किल्लत है। मैं कहती हूँ हर खेल को ही हमें तरजीह देनी चाहिए। दीगर हम वेस्ट की सारी चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों को भी कॉपी करना चाहिए। खेलों को तरजीह देंगे तो फिर मुस्तकबिल भी हमारा रोशन होगा। अब आपने क्या खेल खेलना है, आपने पेचे लड़ाने हैं, क्या करना है? नहीं, मैं कह रही थी आप पास्ट की बात करें, प्रेजेंट में ले आए ना, कोई बसंत की बात। 25 साल बाद बसंत हो रही है जनाब, आपको खबर दे रहे हैं ना, बसंत की रौनकें जनाब पंजाब में बहाल होने लगी हैं। मसला ये कि फिर भी कट ना जाए। लाहौर का आसमान जनाब दोबारा रंगों से भरा हुआ नजर आएगा, मगर इस बार शराइत जरा थोड़ी सी सख्त है क्योंकि खुशी भी है और एहतियात भी लाजिम है। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त तो दे दी है क्योंकि 2001 के बाद से धाती डोर और ख़तरनाक मुकाबलों ने इस त्यौहार को जश्न से ज़्यादा एक जानलेवा खेल बना दिया था। सैकड़ों हादसात हुए, दर्जनों हलाकतें हुई और फिर इस पर बड़ी सख्त पाबंदी लगा दी गई थी और इस पर हम देख रहे थे कि बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट भी करवाया जा रहा है। मगर अब हुकूमत ने सख्त कवानीन के साथ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 25 जारी कर दिया। पतंग भी रजिस्टर्ड होगी, डोर भी रजिस्टर्ड होगी और दुकानदार भी रजिस्टर्ड होगा। हर पतंग पर QR कोड होगा, हर खरीदार की शनाख्त होगी और हर दुकानदार लाइसेंस नंबर भी अपने साथ रखेगा। और ऑर्डिनेंस के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तयशुदा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक पतंग और डोर बनाने की हर ज़िले में मुताल्लिक़
पालिका डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त की दरख्वास्त देकर लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए कोई भी शख्स पतंग फरोख्त या फराहम करेगा और ना ही तफसीलात हम हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। अब हमें ये बताएं कि जनाब कौन सी शराइत के साथ बसंत होने जा रही है? महदूद इलाकों का कहा जा रहा था, ज़रा खुल के वजाहत करें कि ये महदूद इलाके क्या होंगे, कौन कौन सी पाबंदियाँ होंगी? जी देखें, 25 साल बाद लाहौरियों को वो चीज़ मिल रही है जिसका वो कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरह उसको मिस करते थे। इसी वजह से क्योंकि लाहौर का ये कल्चर था, सकाफत थी, तहजीब थी, ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट या बाहर की आमद का भी एक पैगाम या वेलकम नहीं किया जाता था, बल्कि इसके साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता होता था। तो लाहौरिये इस इवेंट को तो बहुत बुरी तरह मिस करते थे। इसी के तनाजुर में जो है पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि एक लाहौर का जो बेहतरीन एक तहजीबी और सकाफती कल्चर था, इसको बहाल किया जाए और लेकिन साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी किस्म का कोई भी जानी नुकसान ना हो, क्योंकि ये जो रंगों का और कल्चरल खेल था, खूबसूरत पतंगबाजी का, ये एक वक्त आया कि ये खूनी खेल में बदल गया, जिसकी वजह से इस ऊपर पाबंदी लगाना पड़ी। तो अब ये शराइत है महकमा दाखिला की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, कि महदूद पैमाने पर यानी कि एक एरिया सेलेक्ट किया जाएगा। उस एरिए में सिर्फ इजाज़त होगी, बाकी जो शहर या ज़िले के जो दीगर मुकामात होंगे वहाँ पे एज़ यूजुअल रूटीन के मुताबिक नॉर्मल ज़िंदगी चलेगी। तहम उस दिन जिस दिन ये बसंत होगी उस एरिए में जो है वो ये भी सिफारिश है कि शायद छुट्टी दी जाए, तमाम मराकज़ जो हैं वो बंद किए जाएँ। और इस महदूद पैमाने की बसंत को मुतल्लिका जो डिप्टी कमिश्नर ये तरीकाकार कितना ईजी होगा? जी इमरान, लाइसेंस के हवाले से बताएगा कि दुकानदार के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, QR कोड होगा, ये सारा प्रोसेस कितना आसान होगा, कितना इजीली अवेलेबल भी होगा? देखिए, इन्हीं मुश्किलात को कम करने के लिए और बसंत को मनाने के लिए पंजाब हुकूमत और आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के दरमियान मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, जिसके बाद ये तय किया गया कि एक ऐप जो है वो डेवलप की जाएगी। उस ऐप के ऊपर जो मुतल्लिका ज़िले के काइट फ्लाइंग एसोसिएशन होंगी वो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगी। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है ताकि किसी किस्म के ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े और एक आसानी के साथ ये प्रोसेस जो है इसको मुकम्मल किया जाए। उसके बाद मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर होंगे उन एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के बाद हुकूमत ने जो अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसके ऊपर जो फॉलो करेगा और उसके ऊपर जो अपनी एक हल्फनामा देगा और जो इसके ऊपर यकीनी बनाएगा उसको लाइसेंस जारी किया जाएगा और डिप्टी कमिश्नर से QR कोड जो है उसी एसोसिएशन को उसी दुकानदार। इमरान, ये भी बताइएगा, जिस तरह से कल मरियम औरंगजेब साहिबा फरमा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 8 माह लगे हमें इस पे वर्किंग करते हुए, पूरी तैयारी हमने की है और यकीनन आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता कि इन 8 माह के दौरान भी हमने देखा कि पुलिस बहुत सारे पतंगबाजों को, पतंग फरोशों को गिरफ्तार भी करती रही है। अब ये QR वाले कोड के साथ तो डोर आ जाएगी, धाती डोर होगी जो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी, लेकिन जो शीशे के मांझा लगी डोरें, पहले से लोगों के पास इस तरह का सामान मौजूद है, साइज से बड़ी पतंगे मौजूद है, ये किस तरह मेक श्योर किया जाएगा कि ये इस बसंत के अंदर इस्तेमाल ना, ये बड़ा चैलेंज है। जी देखिए, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। इसके साथ जब हमने कल आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के अहदेदारों से बात की तो उन्होंने एक और मसला उठाया और वो मसला भी जानिए। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है ये 2 दिन बसंत की इजाज़त देती है और 2 दिन जो है रजिस्टर्ड दुकानदार हैं, पतंग फरोश हैं, वो पतंगे फरोख्त कर देते हैं, जब 2 दिन गुजरते हैं उसके बाद जो शहरी है, कोई आम शहरी, वो किसी और दिन जो है वो पतंगबाजी करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसे अगर इन्वेस्टिगेशन होती है कि उसने ये कहाँ से और चीज़ें ली हैं पतंग, अगर वो 2 दिन बाद पतंगबाजी शहरी करेगा उसका जिम्मेदार किसी पतंग फरोश को, पतंग साज को तो नहीं बनाया जाता। इन चीज़ों के ऊपर अभी वर्किंग हो रही है ताकि पतंग बसंत के बाद जो है ना किसी रजिस्टर्ड पतंग साज को, पतंग फरोख्त करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़े और एक SOP जो हुकूमत दे रही है उसके ऊपर यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से अभी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं, क्योंकि अभी तक हतमी तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा ऑफिशियल जो है वो ना तो डेट अनाउंसमेंट की गई है और ना ही लाहौर में कोई मुकाम का बताया गया कि किस मुकाम इमरान, इस पर वर्किंग जारी है और मीटिंग्स भी हो रही हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, आपने इस तमाम तर सूरत हाल से हमें दिया और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, कहा जा रहा है जी महफूज बसंत होगी, सख्त कवायद जो होंगे वो लागू होंगे और अगर जो कोई मुखबिर है वो भी शिकायत करे तो उस पर भी कोई
इनाम भी रखा गया है, और अगर हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा जुर्म करता है तो उस पर सज़ा भी है। तो वी होप कि ये उतनी ही सख्त हो, सख्त कवानीन जो हैं वो शराइत जो हैं उस पर अमल दरामद करके महफूज तरीके से मनाई जाए और खैर खैरियत से गुजरे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। पैदाइशी दिल के अमराज उन तिबी मसाइल में शुमार होते हैं जो नौज़ायदा बच्चों की सेहत और उनके मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकते हैं। आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर 100 में से एक बच्चा दिल की किसी पैदाइशी खराबी के साथ दुनिया में आता है। खुशाइन बात यह है कि आज इन बीमारियों की तशख़ीस भी मुमकिन है और इलाज के जदीद तरीके भी मौसर अंदाज में दस्तयाब हैं। अलामात से तशख़ीस तक और इलाज से मुस्तकबिल की उम्मीद तक, ये बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे पहचानी जाती हैं और वालिदैन को किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इन्हीं सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंजेनिटल हार्ट सर्जन डॉक्टर आबिद हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि पैदाइशी दिल के अमराज होते क्या हैं और ये पैदा होते ही क्यों होते हैं और किस तरह से फिर ये डायग्नोज होते हैं। दिल का काम पंप करना है और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आपने सुना हो, साफ़ खून या गंदा खून इसमें उसकी सेपरेशन होती है इसके अंदर, दिल के अंदर पर्दों से, और कुछ नालियाँ जो खून को लेके जाती हैं बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए ताकि ऑक्सीजन पहुँचे और जो गंदे मादे हैं वो निकल के उनका अखराज किया जाए। सही। अगर दिल की साख्त नॉर्मल है तो लाइफ नॉर्मल है। दिल की साख्त में कहीं भी कोई जिसको सुराख आमतौर पे मिस पैराई में लेते हैं, तो ये होता ही है कि कुछ वजूहात से, जिनमें कुछ नोन है, जो कुछ अननोन है, डेवलपमेंट जब बेबी की शुरू होती है माँ के पेट में, तो पहले हफ्तों में ही कोई ना कोई डिफेक्ट बनना शुरू हो जाता है। सही। और वो फिर बर्थ के बाद पता चलता है कि मुख्तलिफ अंदाज से कि ये इसके अंदर ये बीमारी है, और फिर आगे उसी पे लाइफ डिसाइड होती है। जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैदाइश के दौरान बच्चों में क्या ख़राबी होती है, कितनी बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं और किस हद तक उनको मुतासर करती है? अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि हर 100 जिंदा पैदा होने वाले बच्चों में एक ये रेशो बताई, और इसमें इंटरनेशनल जो फिगर है वो 1000 में से 8 है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में बहुतात है, ये कहा जाता है कि शायद 1000 में से 14 या 15 है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। और इसमें एक और जो अलमिये वाली बात है वो ये है कि गरीब घरानों में ये बीमारी ज़्यादा है। अच्छा। और इलाज अगर इसकी कोई ख़ास वजह डॉक्टर साहब? इसमें जो नॉन फैक्टर्स हैं वो हैं और कुछ अननोन फैक्टर्स हैं। अच्छा। नॉन फैक्टर्स में जैसे अगर मदर को ये डिजीज़ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, या फैमिली के अंदर पहले बच्चों को है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मदर डायबिटिक है तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में अगर पहले ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का पीरियड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ली जाएं, तो जैसे मिर्गी के दौरे के लिए ड्रग्स हैं और कुछ इस तरह की ड्रग्स हैं, तो उसमें फिर इंसिडेंस इस चीज़ का बढ़ जाता है। अच्छा। और कुछ फैक्टर्स मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गरीब घरानों में ये बीमारी ज़्यादा है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऐसी होंगी या कोई और वजूहात, और एक वायरल इन्फेक्शन है रूबेला, वो अननोटिस्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चली जाती है, पता ही नहीं चलता, स्लाइट सा फीवर होता है, कोई बॉडी एक्स होती हैं, उसको ज़्यादातर आम तरीके से, और वो वायरस जो है वो इन दिल के सुराख के जितने भी मामला आते हैं उसको वो लेके चलता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि ये गरीब घरानों में है, तो यकीनन दिल का इलाज तो वैसे ही बड़ा महंगा है जी, तो इसके लिए जो फिर सर्जरी की जाती है उस पर कितना खर्चा आ जाता है, और साथ ही साथ आपने अपने करियर में, अपने एक्सपीरियंस में कम से कम कितनी उम्र के बच्चे का ये ऑपरेट किया है, सर्जरी की है? देखिए, ये डिज़ीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी डिज़ीज़ है, शिद्दत कैसी है और किस उम्र में। बाज़ औक़ात हमें फ़ौरन बर्थ के बाद या पहले हफ्ते में या 1 महीने में कुछ ऐसी सिवेरिटी के लिहाज से चीज़ें होती हैं या उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है कि उसको हम डिले कर सकते हैं। जितना अर्ली हमने करना होगा उतना रिस्क ज़्यादा है।
अच्छा। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम जो न्यूनेट्स कहते हैं ना, जो पहले महीने का बच्चा होता है, जी, दिनों का बच्चा होता है, तो न्यूनेट्स की सर्जरी भी हमारी अच्छा, सक्सेसफुल है। हाँ, इतने हम- छोटे बच्चों की भी? जी, हम रूटीन में करते हैं अब। ठीक। पाकिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट हो चुकी है इस फील्ड में। सही। तो डॉक्टर साहब, नौज़ायदा बच्चों में कौन सी ऐसी तब्दीलियां या अलामात होती हैं जो वालिदैन को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो तकाजा करती हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी। इसमें एक तो ये है कि अगर मदर में रिस्क है, जैसे डायबिटिक है या वो ड्रग्स ले रही है, या फैमिली में पहले से बेबीज इस तरह हैं, तो केयरफुल हो के प्रेगनेंसी को कि उसका एंटीनेटल चेकअप और एक फीटल एकोकार्डियोग्राफी, फीटस कहते हैं जो बेबी मदर के पेट में डेवलप हो रहा है, उसके लिए एकोकार्डियोग्राफी की एडवांसमेंट आ चुकी हैं। एको होता है कि दिल का मुआयना अल्ट्रासाउंड के, उससे एकोकार्डियोग्राफी उसको कहते हैं। तो मदर के पेट में ही बेबी के दिल का मुआयना कर लिया जाता है। ज़बरदस्त। तो जब ये तवक्को मतलब ये ख़दशा हो कि ऐसा होना है, तो ये चेकअप भी होना चाहिए। तो इस तरह से अगर बेबी पैदा हो जाता है तो फिर उसमें दो कैटेगरीज आ जाती जी। हैं। आपका सवाल ये है कि हम कैसे इसको जी। देखेंगे। उनमें एक ब्लू बेबीज़ होते हैं और एक पिंक बेबीज़ होते हैं। पिंक बेबी। ब्लू जो हैं वो इस तरह के दिल के सुराख की मॉर्फोलॉजी है, इनको हम लीजन्स कहते हैं। कोई भी एक जो बीमारी होती है उसे लीजन कहते हैं। सही। तो ऐसे लीजन्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और दूसरा जो ऑक्सीजन के बगैर खून है मिक्स हो रहे होते हैं और आगे फेफड़ों में कम जा रहा होता है खून। इससे नीलापन आता है। नीलेपन की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े फ़ौरन, या ये है कि वो रोए, क्राई करे या एग्जर्ट करे तो उसको नीलापन हो, तो वो ज़ाहिर नज़र आ जाता है। लेकिन जो पिंक वाले होते हैं उनमें अलामात ज़रा डिफरेंट हैं। वो बीमारियां भी हो रहे हैं, दिल के सुराख की नोयत भी हो रहा है। उसके अंदर बेबी फीड लेते हुए थक जाएगा, अच्छा, थोड़ी फीड लेगा, उसको सांस चढ़ जाएगा, पसीने आएंगे, या एक टर्मिनोलॉजी है फेलियर टू थ्राइव, यानी बेबी फ़र्ज़ करें उसका वेट होना चाहिए 10 kg जिस उम्र में, वो 3 या 4 kg होगा, कमज़ोर होगा और उसको छाती की इन्फेक्शंस बहुत हो रही होंगी। सही। तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल है। Abnormal तो मदर को ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इन्हीं चीज़ों से फिर पहचानना यानी इन चाहिए चीज़ों को खास तवज्जो देनी चाहिए और फिर कि डॉक्टर कोई से कंसल्ट करना। फौरन डॉक्टर कंसल्ट साहब, पाकिस्तान में बच्चों की दिल की सर्जरी के शोबे को अगर हम देखें तो हालिया बरसों में कौन सी नुमायाँ पेशरफ्त हुई हैं, कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और अब हम देख रहे हैं पंजाब में मरीम नवाज साहिबा ने भी इस मसले पर बड़ी तवज्जो दी है क्योंकि बड़ा अहम मसला है। अब वो भी इस हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स ले रही हैं, वो भी बताइएगा ज़रा। मैं अगर इसको डेवलपमेंट डिपार्टमेंटल या स्किल या इन चीज़ों की तरफ लेके आऊँ तो मैं आर्मी में था, अपने AFIC हमारा है, तो वहाँ पे 2005 में अमेरिकन एक प्रोग्राम 5 years का, जिसमें हम कुछ सर्जन्स ट्रेन हुए, बाकी भी जो इस शोबे के डॉक्टर्स हैं, अच्छा। फिर नर्सेज हैं। वो एक प्रोफेसर विलियम नोविक हैं, वो अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ आते थे। उन 5 years में हम कंप्लीट उस स्पेक्ट्रम पे पहुंच गए जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट करता है। ज़बरदस्त। तो इसी तरह से और लोग भी जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं वो भी अपने अपने इस तरह से। तो इसके अंदर जैसे सर्जिकल स्किल है, एनेस्थीसिया का है डिपार्टमेंट, फिर ICU, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑपरेशन के बाद जब इंटेंसिव केयर में इसको लेके जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ होती हैं। तो वो भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस लेवल पे है कि इन छोटे बच्चों के भी अमराज को हम बड़ी अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। और अब इसकी अवेयरनेस, जैसे मैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से काम करता हूँ, अच्छा। मेंडिंग हार्ट्स, मेंडिंग हार्ट्स। अल खयार फाउंडेशन है हमारी, और उन्होंने मेंडिंग हार्ट्स के नाम से, तो हमने ये 2013 में ये प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा, आर्मी में था मैं 2013 से कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आर्मी में था मैं, तो हम जो है रेगुलर इसको करते हैं। और उस वक्त अखराजात कम थे, कोई 4 से 5 लाख का खर्चा था उस वक्त में। उस वक्त में, यानी आप कह लें आज से 3-4 साल पहले। सही। चीज़ें महंगी हुई हैं तो ये अब 10 से ऊपर चला गया एक ओपन हार्ट सर्जरी का खर्चा। बच्चों में कुछ लागत ज़्यादा ही आती है। एक जो हम बात कर रहे हैं कि है भी गरीब घरानों की बीमारी, तो इस लिहाज से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारा मेंडिंग हार्ट्स, अल खयार फाउंडेशन, वो पूरे पैसे जो हैं वो फाउंडेशन देती है, मरीज से कुछ भी अच्छा, नहीं, A to Z। A to Z। और गवर्नमेंट से कोई फंड, कोई कुछ मदद भी नहीं, नथिंग।
अच्छा, खुद जनरेट करती खुद है जनरेट funds। करते हैं। ज़बरदस्त। तो इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहबा का जो प्रोग्राम है उसमें भी वो फंडिंग पूरे करते हैं और वो भी सही। बड़ा अच्छा जा रहा है प्रोग्राम। ज़बरदस्त। तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल पे भी और जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत है ज़रूरत वो है। भी इस ये तरह करें। की फील्ड्स में जो है वो डॉक्टर काम करने की क्योंकि ज़रूरत है। गरीब आदमी जो है वो 10 लाख से 15 लाख कैसे खर्च कर सकता है। बिल्कुल तो सर दुरुस्त जिस फरमाया। एनजीओ में आप हैं, मतलब तो वहाँ पे कितना आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ये करवाना चाहते हैं बच्चों की, जिनमें ये मसला है, जी। तो वो किस तरह से आप उन्हें ट्रीट करते हैं, किस तरह से फिर आपने स्क्रूटनाइज करते हैं और फिर जो है ट्रीटमेंट दिया हाँ, जाता ये है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमने ये देखना होता है कि हम ज़ाहिर है फंड्स लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा है, एक लिमिटेड हम तादाद जो है वो ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो इमरजेंसी में है जी। पेशेंट उसको पहले करें, सही। लिस्ट हमारे पास होती है, तो जो टाइमिंग उस पेशेंट के लिए ज़रूरी है उसके मुताबिक हम उसको लेके सही। चलते हैं। उसमें ये नहीं होता कि यानी जी- क्यू बड़ी लंबी है और स्क्रूटनाइज करते हैं हाँ। कि जिसका कोई जिंदगी का खुदा न खास्ता हाँ, मसला जिसका ज़्यादा अभी उसको पहले करते हैं। जिसको अभी करना चाहिए उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी बताया कि प्रायोरिटाइज करते हैं, तो किस सिचुएशन या किस कंडीशन में सर्जरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जब बच्चा बहुत छोटा और अर्ली या फिर थोड़ा टाइम टेकन? इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये जो टाइप्स है ना इन लीजन्स की या दिल के सुराख की अकसाम की, वो कोई 85 है। ओहो, अच्छा, इतनी उसके ज़्यादा। अंदर जो दिल के 2 खाने होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, एक में खून जो है वो ऑक्सीजन के बगैर है, दूसरे में उनकी मिक्सिंग वाला मामला होता है। ओके, अच्छा, अब उसके अंदर शिद्दत है सही। कि क्या पेशेंट जो है वो अभी हमने इसी महीने में करना है, अभी करना है, या इसको हम डिले कर सकते हैं। सुराख छोटा है, बाज़ औक़ात हम उसको डिले भी कर सकते हैं। कई दफ़ा होता है हम सुराख के बंद होने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि कुछ अरसे में इसमें बंद हो जाना है। तो पेशेंट की जो नोयत है या उस सुराख की जो डॉक्टर नोयत साहब, है टाइम उसके की मुताबिक। किल्लत है, लास्टली ये बता दें, जो हामला ख़वातीन हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए और प्रेगनेंसी से पहले ऐसे कौन से टेस्ट होने चाहिए जो करवा लें कि इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें? देखें, इसमें सबसे अहम बात यह है कि मदर के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरफ ले जाती, जैसे मदर अगर खुद से इस चीज़ की उसमें मुब्तला रही है। अच्छा, एक बात बहुत अहम बतानी कि मदर का इसमें कोई कसूर नहीं होता अगर ये बेबी इस तरह प्रोड्यूस होते हैं। और मदर जो है वो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करेगी, स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर अपना चेकअप कराएगी, जैसे फीटल एको की बात हो रही है। और फिर एक जो हमारे टैबूज़ हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्ची का ऑपरेशन हो गया और उस ऑपरेशन के बाद तो शादी ब्याह के मसले, वो लोग ये समझते हैं कि ये बीमारी जो है वो हमेशा के लिए लगी। एक दफ़ा सर्जरी हो गई, क्योर हो गए, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दिल नॉर्मल हो जाता है। सही। तो एहतियात यही करनी है, ये मदर मैसेज को भी कि देना हाँ, बड़ा ये बड़ा ज़रूरी था। ज़रूरी है। हाँ। और मदर को एहतियात ये करनी चाहिए कि रिस्क अगर मौजूद है तो वो फीटल एको से लेके अपना रेगुलर एंटीनेटल चेकअप और सही। उसका वो मुआयना करवाते सही, हैं। मदर को बिल्कुल चाहिए कि ठीक अपना है। मुआयना बहुत शुक्रिया करवाए। डॉक्टर बहुत साहब शुक्रिया आपने डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और यकीनन ये जो पैदाइशी तौर पर जो नुज़ायदा बच्चे जिनमें ऐसे अमराज होते हैं उनका पाकिस्तान में इलाज भी मुमकिन है, और डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि फ्री इलाज भी है, और इस तरह के और लोग सबसे जो बड़ी emergency की परेशानी सूरत ये में है होते हैं, सबसे कि बड़ी ज़्यादा परेशानी है, जो मुतवसत घरानों के या मुतवस्सत घरानों गरीब में। घरानों के जो बच्चे हैं, या हम उन्हें कह लें बिलो मिडिल क्लास है, उनमें ये जो अमराज हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इलाज जो है इसका बहुत महंगा है। और कुछ NGOs हैं जो कि काम कर रही हैं, मरीम नवाज़ ने भी इनिशिएटिव लिया, और भी लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जो इस तरह के मसाइल का शिकार फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उनका बर वक्त ट्रीटमेंट किया जाए, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज बनाई जा सके। प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि ऐसे इदारे की जो मुल्क की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। ये इदारा न सिर्फ पाकिस्तान का मजबूत मुहाफिज है बल्कि मुल्क की तरक्की की बुनियाद को अंदर से ठीक करता है, जो नए ऑफिसर नहीं नया मुस्तकबिल बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PPSC की। यहाँ एक ऐसा इदारा जो सिर्फ भर्ती नहीं करता बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल चुनता है। ये वो दरवाज़ा है जहाँ से गुजर कर कल के अफसर, कल के लीडर और कल के फैसलों के निगहबान सामने आते हैं। यहाँ ना सिफारिश चलती है ना दबाव चलता है, यहाँ सिर्फ एक चीज़ है, वो है कि हुक्मरानी, मेरिट, और मेरिट सिर्फ ऐसा होना चाहिए जो पूरा भी उतरता हो, जिस पर इंसान तहरीरी इम्तिहान हो या फिर ज़ुबानी इम्तिहान हो, इंटरव्यू हो, रिसर्च हो या फिर एक्सपीरियंस, PPSC में सब कुछ बड़ी बारीक बीनी से परखा जाता है ताकि सुबह पंजाब को बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन महारत और बेहतरीन किरदार के हामिल अफसरान मिल सके। ये इदारा वो सुतून है जिस पर सूबाई गवर्नेंस खड़ी है
और अगर ये सुतून कमज़ोर पड़ जाए तो फिर पूरा निज़ाम लड़खड़ा जाता है। पंजाब कमीशन ने आलमी मयार की गेम चेंजर इस्लाहात करके ये साबित किया है कि मेरिट सिर्फ बात ही नहीं बल्कि हकीकत भी है, और डिग्री के नंबरों पर मिलने वाले इजाफी मार्क्स ख़त्म, गैर ज़रूरी तजर्बे के इजाफी पॉइंट्स ख़त्म। अब इंतखाब सिर्फ और सिर्फ PPSC के इम्तिहान और इंटरव्यू की कारकर्दगी पर होगा, यानी सबके लिए एक जैसा न्यूट्रल और शफाफ मैदान। और चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने दो टोक ऐलान कर दिया कि कमीशन का मकसद बस एक है, इंसाफ, शफाफियत और हर अहल उम्मीदवार के लिए बराबर मौक़े। ये इस्लाहात न सिर्फ आलमी मयार से हम आहंग हैं बल्कि अवाम का खोया हुआ एतमाद भी बहाल करती हैं, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो, अहल हो, दयानतदार हो तो महकमे बदलते हैं, निज़ाम चलता है और लोगों की ज़िंदगी आसान होती है। एक अच्छा ऑफिसर करप्शन को रोंद देता है और अकरबा परवी को दफन करता है और अवाम के लिए दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल जी। और PPSC शफाफियत और मेरिट के मेयार को कैसे यकीनी बनाता है और इदारे में आलमी सतह की कौन सी गेम चेंजर इस्लाहात की जा रही हैं, इन्हीं पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हबीबुर रहमान गिलानी साहब। हबीब साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर सबसे पहले हमें बताइएगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत कौन कौन से इम्तिहानात हैं जो कि लिए जाते हैं, उसमें फिर ट्रांसपेरेंसी, मेरिट को किस तरह इंश्योर किया जाता है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके ज़रिए उन करोड़ों लोगों को मुखातिब हो सकूं जिनका जो ताल्लुक़ है वो हर रोज़ किसी न किसी सरकारी इदारे के साथ होता है। अच्छा, अब ये एक जो मैनेजमेंट का इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ किसी इदारे के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है। जी, ह्यूमन रिसोर्स में सबसे अहम कड़ी है कि उसमें जो तकर्रुर हो, जो सिलेक्शन हो, वो अहल लोगों की हो, ताकि वो लोग जब अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें तो उससे लोगों को आसानियाँ पैदा हों। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान का सबसे पुराना जो एक गवर्नमेंट का हायरिंग का इदारा है। ये 1937 में पाकिस्तान बनने से पहले वजूद में आया। अच्छा। बल्कि इसके पहले जो दो चेयरमैन थे, मिस्टर स्लेटर, मिस्टर मार्श, वो अंग्रेज़ थे। और इसकी इसलिए ज़रूरत पेश आई कि वो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट का नज़्म व नस्क चलाना है, जो इदारे को आगे लेके जाना है, वो वहाँ से वो लोग मुंतखब हों जो कि इस काम के लिए अहल हों। सही। अब हमारे लिए इसके लिए दो जो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि जो हम लोग उन लोगों को मेरिट बेस्ड इंसाफ मुहैया करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, हु आर एस्पिरेंट्स टू जॉइन गवर्नमेंट सर्विस। मतलब हम एक्सक्लूसिवली काम करते हैं गवर्नमेंट के एक तकर्री के इदारे के तौर पे। सही। अब उनमें मेरिट को, शफाफियत को, उन लोगों को जो है ना, इस चीज़ का जब तक कॉन्फिडेंस ना हो कि हम लोग जो है वो जब जाएंगे तो हमें जो हमारी सिलेक्शन है उसमें कोई दबाव जो है वो या कोई गैर ज़रूरी चीज़ दखल नहीं देगी। तो ये शफाफियत को और उसको मेरिट को करना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वो लोग हैं जब फिर वो सिलेक्ट होकर जब जाएंगे फील्ड में, तो इन लोगों ने, जिन मैं करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको आगे से इंसाफ देना है। अगर इनके साथ इंसाफ होगा, अगर ये मेरिट पे आएंगे तो आगे जाके मेरिट पे फैसले करेंगे। वो एतमाद अगर इनमें होगा तो ही आगे वो बात भी बिल्कुल, सकेंगे। ये तो सबसे बुनियादी जो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए इन लोगों में। हबीब साहब, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि शफाफियत का इतना ख्याल रखा जा रहा है। काबिल और मेहनती अफसरान जो होते हैं वो यकीनन एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो काबिल अफसरान का इंतखाब, ये अमल किस तरह से होता है? देखिए, इसमें जो एक तो मैं पहले अपना सिस्टम पुराना जो था उसमें थोड़ी सी रोशनी डालूंगा जी। कि हमारे सिलेक्शन के 4 बुनियादी क्राइटेरिया थे। पहला क्राइटेरिया ये था कि हम लोग जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो उनको काउंट करते थे। और उसके बाद एक तहरीरी इम्तिहान होता है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन खुद कंडक्ट करता है। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि जो तमाम हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। और ये इंतहाई जो है, इसमें हम एहतियात से काम लेते हैं। उसमें हमने कोई इवन जो रिसर्च के साथ साथ हमने ये भी किया हुआ है कि कोई लोग मोबाइल डिवाइसेस ना यूज़ करें। हमने तमाम सेंटर्स जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जैमर्स लगे होते हैं। अच्छा, बाद लोग आपको लगता है कि कोई कान में डिवाइस लगा लें या कोई वॉच घड़ी ले लें, वॉच ले लें,
लेकिन वो हम ये बड़ी एहतियात से, और हमारे जो इन्विजिलेटर्स हैं, हमारा अपना स्टाफ भी और मुख्तलिफ महकमों से लोग लेके एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, और उनके जो मार्क्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, वो बबल शीट्स हैं, वो वहीं पे फिल होती हैं और उसके बाद वहीं पे सील होकर सीधी कंप्यूटर में जाती हैं और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीड करता है। सो एक पूरा शफाफ बनाने का एक तरीकाकार दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद इस रिज़ल्ट में जब वो कलेक्शन के बाद कोई मैनुअल काम नहीं होता, सारा कंप्यूटराइज बेस्ड है। जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उसमें ज़रूर जो है ना हम टॉप ऑफ द लाइन जो एग्जामिनर्स हैं वो उनको चेक करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो हमारी है कि इंटरव्यूज़। अच्छा, इंटरव्यूज़ जो है ना, ये इसके ऊपर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू का तरीका आपके लिए ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन उससे पहले मैं क्योंकि कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो चौथा जो हिस्सा है वो है कुछ एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे हमें ये चाहिए कि वो लोग इमोशनली स्टेबल हों, उनका EQ अच्छा हो, उनके लिए उन पोस्टों के लिए जैसे प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं या पुलिस की सर्विसेज हैं, उनके लिए उनके साइकोलॉजिकल रिव्यू भी करते हैं। तो इन 4 चीज़ों की बेस के ऊपर एक इनका मेरिट बनता है, और उस मेरिट में हर चीज़ इंडिविजुअल जो है ना उसके काउंट होती थी। ये हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था। लेकिन अब हमने एक हमारी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी एजुकेशन सिस्टम की बढ़ गई है, उसमें कुछ लोग जो है ना वो गवर्नमेंट के इदारों से पढ़ते हैं जी, कुछ एनुअल सिस्टम में पढ़ते हैं, कुछ सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ते हैं, कुछ प्राइवेट में हैं, कोई बाहर से पढ़ के आते हैं। तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो हमने उसको कंपनसेट करने के लिए एकेडमिक मार्क्स को कमीशन ने बड़ी रिसर्च के बाद ये फैसला किया है को उनको हम डू अवे कर दें, और हम बाकी जो 3 कंपोनेंट रह गए हैं, जो हम रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और जहाँ ज़रूरी हो साइकोलॉजिकल, इन 3 की बेस पे एक इंटरव्यू वो जो मेरिट उनका बन जाता है, और उसमें जो मेरिट है वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे उसी वक्त अनाउंस हो जाता है। हर बंदे को उसके डिटेल मार्क्स मिल जाते हैं, वो खुद चेक कर सकता है, कोई उसमें इबाम नहीं होता। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं वो रिटर्न में तो निकल के आ जाते हैं, मतलब उनका किसी का कोई आप कह लें कि बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा है या कोई किसी भी तरह से है, लेकिन इंटरव्यू का जो मरहला आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल अप्रोच देखी जाती है, साइकोलॉजिकली देखा जाता है, इवन बैठने का अंदाज देखा जाता है, बात करने का तरीका देखा जाता है। तो ये बड़ा सर इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरह से इंश्योर किया जाता है, इस पर किस तरह से उम्मीदवार को परखा जाता है ताकि कल को जब ये फील्ड में जाए तो लोगों के लिए आसानी का बायस बने, ना कि मुश्किल का? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने मुझे खुशी हुई है ये देख के कि आपने जो बहुत सारी चीज़ें हम कैंडिडेट में देखते हैं जी, वो आपको पहले से उसका अंदाज़ा है। थैंक यू। तो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो इस काबिल हों कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख सकें। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो कमीशन खुद है, कमीशन में जो टोटल पोस्ट हैं एक चेयरमैन के साथ 20 मेंबर्स हैं, और ये जो 20 मेंबर्स हैं ये हमारे PPSC के एक्ट में लिखा हुआ है कि ये तमाम जो हैं कम से कम ग्रेड 21 या 22 के रिटायर्ड लोग होंगे। मोस्ट सीनियर जी, मोस्ट सीनियर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कम अज़ कम 35 टू 38 इयर्स गवर्नमेंट की सर्विस में गुजारा होता है, और एक एक स्टेप करते हुए 21 ग्रेड तक या 22 ग्रेड तक पहुंचे हैं। मुझे खुद याद है, मैंने जब 1988 में जब गवर्नमेंट सर्विस शुरू की और CSS किया, तो उसके बाद में एक एक स्टेप ग्रेड 18, 19, 20, 21, 22 में एक ये बड़ा तवील मरहला होता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें ये पता होता है कि भाई गवर्नमेंट सर्विस में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उन लोगों में एम्पैथी होनी चाहिए, उन लोगों में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्विक प्रोसेसिंग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है। अच्छा, अब ये जो उसके साथ दूसरा जो है, ये सिर्फ एक मेंबर जो है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक ह्यूमन फैक्टर है कि वो जब असेस करेगा उसमें हो सकता है कि उसके कोई असेसमेंट में कोई कमी बेशी हो, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और फिर बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो टेक्निकल होती हैं। आपको शायद ये पता हो कि ग्रेड 16 एंड अबव की तमाम पोस्टें जो गवर्नमेंट में आनी हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आनी है। स्वाय प्रोजेक्ट पोस्टों के या कुछ ऐसी जो स्पेशलाइज पोस्ट है, तमाम की तमाम ये कानून है कि ग्रेड 16 एंड अबव तो सब लोग जो है ना वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगे। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट को शायद जो अब मैं एतमाद की बात करूंगा कि गवर्नमेंट को ये भी एतमाद हो रहा है कि भाई अब ये
हमें वो ग्रेड 16 से कम की भी कोई सेंसिटिव पोस्टें जो हैं वो भी गवर्नमेंट कहती है कि आप करें। अच्छा। तो क्योंकि उनमें जो सिफारिशें हैं, हमारा कल्चर है, हम मतलब वी डोंट शाई अवे फ्रॉम इट, लेकिन ये वाहिद इदारा है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, और हमारा करोड़ों लोगों का एतमाद है कि इसमें कोई जो है ना वो मेरिट से हट के किसी की मार्किंग, किसी की कोई चीज़ नहीं की जाती। अच्छा। और इसको जितने ट्रांसपेरेंसी के नेशनल, प्रोविंशियल, इंटरनेशनल इदारे हैं, आप किसी की भी रिपोर्ट चेक कर लें, ये वो इदारा है बिल्कुल आलमी मेयार पे पूरा होता है, बिल्कुल आलमी मेयार पे। अच्छा, वी ये आर भी प्राउड ऑफ फरमाइएगा इट कि जी ये इंटरनेशनल कि मेयार किस पे ग्रेड होता से लेकर मिनिमम और मैक्सिमम किस ग्रेड तक के इम्तिहानात आप लोग लेते हैं, और इदारे में सर अब आप कौन सी गेम चेंजर इस्लाहात जो हैं वो कर रहे हैं, कौन सी रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस है, ऑब्जेक्टिव पे, या ये फिर एग्जाम वाइज जो है वो वेरी करता है? देखिए, ये जो कानून के मुताबिक तो ग्रेड 16 से ग्रेड 20 तक की तमाम पोस्टें हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती हैं, और उसमें जो अब गवर्नमेंट ने किया है कि कुछ, जैसे मैंने कहा कि सेंसिटिव पोस्टें हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम अपना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कैनाल इरिगेशन सिस्टम को, हमें कैनाल पटवारी चाहिए, जो कि शायद 16 ग्रेड से कम की पोस्टें हैं, या हमारे जो है ना वो और बहुत सारे इदारे हैं वो जो जैसे पुलिस की इवन लोअर लेवल की जो हैं वो भी हम पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करते हैं। इसमें 16 to 20 और जमा वो जो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वो हमें कहती है कि ये भी आप करें। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे अहम है, कि जो मार्क्स हैं इंटरव्यू के, आपने पहले भी जी अपने एक सवाल में तज़किरा किया जी, वो मेंबर नहीं लगाता सिर्फ, मतलब अच्छा। है एक उसके लिए ग्रेड 16 एंड 17 के लिए कम से कम एक ऐसा एक्सपर्ट जो कि हम या गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर से, जिसको अपने नॉलेज पे, जिसको प्रोफेशन में पूरा उसको अबूर होता है, वो जो है ना हमें हमारे साथ एक वो होता है, और एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। ये 3 लोग अपने अपने इंडिपेंडेंट मार्किंग करते हैं, जो टेक्निकल नॉलेज है उसका, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है तो क्या वो अच्छे तरीके से पेशेंट्स को हैंडल कर लेगा या अच्छे तरीके से बिल्डिंग डिज़ाइन कर लेगा, वो प्रोफेशनल देखता है। प्रोफेशनल किसी के जो है ना वो मातहत नहीं होते, वो हम प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट से बुलाते हैं। इंटरव्यू भी यकीनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रिटन एग्जाम भी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब फोकस किया जा रहा है कि तहरीरी इम्तिहान पर ज़्यादा फोकस बढ़ाए, इसकी क्या वजह है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो पहले 4 चीज़ें थी जिसमें एक एकेडमिक मार्क्स जो थे वो शामिल थे, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे मैंने बताया कि सेमेस्टर सिस्टम में मार्क्स ज़्यादा थे, रेगुलर वालों के कम थे। जो पाकिस्तान में लोग क्वालिफाई करते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। जो लोग पहले, अब जिस ज़माने में हमने तालीम हासिल की, उस ज़माने में 60% फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अभी बच्चों के 95-98% मार्क्स आते हैं, तो एक डिस्क्रिमिनेशन है। तो मैं ये आपको बता दूं, 0 डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है हमारी। तो इसमें हम किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते। तो हमने कहा कि जो रिटन एग्जाम और जो वाइवा है या जो इनका जो इंटरव्यू है, ये 2 आपके लेवल्स हैं, ये बिल्कुल हम उनको लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मैंने इंटरव्यू की बात की थी ना, अब इंटरव्यू में सब लोग उसी वक्त अपने मार्क्स लिख के उसको फिर तीनों को मार्क्स को इकट्ठा करके जो मेंबर है उसको सील करके उसी वक्त एक सील्ड एनवेलप में बना के और वो एग्जामिनेशन ब्रांच में शामिल कर देते हैं। और बच्चे मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं जी, हम सुबह 9:30 बजे या 10 बजे जो भी टाइम होता है इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमें आज नहीं पता होता कि हमने आज किन लोगों के इंटरव्यू करने हैं। तो वन ऑफ द 15 और 16 जो मेंबर्स हैं, हो सकता है कि आपको ये जो कोई शायद अंदाज़ा हो कि मेरा इंटरव्यू मिस्टर A, B, C के पास जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो जब मेंबर्स को नहीं पता तो कैंडिडेट को भी नहीं पता होगा। तो लिहाजा इस तरीके से हमने जो तमाम इन्फ्लुएंस का या ताल्लुक का वो भी एलिमिनेट, यानी हर स्टेप पे जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है उसको बड़ा मेक श्योर किया गया है, 100% वो कॉम्प्रोमाइज। सर लास्टली हज़ारों एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं जो अपेयर होना चाहते हैं मुख्तलिफ सीटों के लिए,
आप खुद भी माशाल्लाह मोस्ट सीनियर ऑफिसर हैं और आपने बड़ा 22वें ग्रेड में सर्व किया जिस तरह आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, जो देखने वाले हैं जो पहली दफ़ा अपेयर हो रहा है पीपीएससी में, क्या उन्हें गोल्डन एडवाइस देंगे? ज़रा आपके तवज्जुह से उनका भी भला हो जाए, उनके लिए भी कोई गोल्डन टिप शेयर आप कर दें मतलब लास्ट। चाहते हैं कि पर्चा आउट कर दिया जाए? नहीं पर्चा आउट नहीं, पर्चा आउट ना करें, लेकिन कोई टिप बता दें। मेहनत अच्छा, की डायरेक्शन बता मैं दें। आपको बताऊं कि मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। सही। मैं माशाल्लाह इंटरव्यूज़ करता हूं, इसमें सबर, ग्रेड सबर। 16 और बिलो से लेके और ग्रेड 20 तक के इंटरव्यूज़ जो है वो हमने किए हैं। जो कुछ चीज़ें हैं मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बेस्ड ऑन आवर जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके वेरी मुताबिक। रिच एक्सपीरियंस। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई तुक्के लगा के या गेट थ्रू गाइड्स के जरिए कोई अगर चाहता या है बिस्मिल्लाह पढ़ के कि वो अगर टिक वो कर दी। नहीं हो सकता, सही। आपको इन डेप्थ नॉलेज की Knowledge ज़रूरत की होती है। वहाँ पे मैंने जैसे बताया एक एक्सपर्ट बैठा है जो कि अगेन मतलब ऐसे बहुत सीनियर लोग होते हैं। एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, एक मेंबर है जो कम से कम ग्रेड 21 का, तो वो फौरन जज कर लेते हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो इन डेप्थ स्टडी ज़रूर करें। सही। नंबर 2, ठीक है। रिसर्च ज़रूर करें अपने सब्जेक्ट पे। नंबर 3, बहुत अहम बात है कि अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो डेटा है उसको ज़रूर स्टडी करें। और नंबर 4 जो है कि जो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो नेशनल इश्यूज हैं वो आपको पता है। मसलन अगर आप हेल्थ में काम करें तो पाकिस्तान के सेहत के रिलेटेड मसाइल क्या हैं। मसाइल पता होना। अगर आप जो है ना वो मैनेजमेंट में हैं तो आपके हमारे लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड क्या मसाइल हैं। हमारे जो फॉर एग्जांपल जो हेल्थ के हैं तो उसमें हेल्थ के रिलेटेड, तो ये तो अपने जो नेशनल मसाइल हैं ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पता हो। और 5वीं और सबसे जो ज़रूरी है ना उनमें एक एम्पैथी नज़र आनी चाहिए कि अगर कल को हम जाके लोगों को सर्व करेंगे तो हम अपने लोगों की खिदमत कर रहे होंगे, उनके प्रॉब्लम्स हल कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो फीलिंग्स हैं लोगों के लिए वो उनमें होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हबीब साहब, कोई अच्छे ऑफिसर की खूबी क्या है, मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसकी? जी, सबसे पहली तो उसमें ये खूबी है जो जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। सबसे पहली खूबी जी। कि वो अपने प्रोफेशन में उसको बहुत ज़्यादा महारत हो। ठीक। अगर ये नहीं है तो बाकी सब खूबियां जो हैं वो बेकार हैं। अगर मैं अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, अच्छी तशखीस नहीं कर सकता, अगर मैं अच्छा ऑपरेशन नहीं कर सकता, जी। तो फिर बाकी चीज़ें जो है ना जितनी भी मेरी नेचर अच्छी हो वो फ़ायदा नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मैं अगेन ये उसी तरतीब से मैं बता रहा हूँ, आपको जितना भी अच्छा पता हो लेकिन जब तक आप जो है ना वो काम नहीं करेंगे, अगर आप सुबह 8 बजे से 2 बजे तक या 9 से 5 बजे तक अगर आप पूरी तरह तवज्जो से काम नहीं करेंगे तो फिर वो आप अपनी उस तजर्बे का या उस महारत का फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको लोगों का एहसास होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एहसास एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो हमें ना हो तो हमें जो है ना वो शायद हमारी तमाम तजर्बा काबिलियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि जो लोग अच्छे जो वहाँ पे काम करेंगे जाके उनमें ये लोगों की प्रॉब्लम्स को, उनकी तकालीफ को वो उनका समझने का वो उनको तरीका आना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि वो मेरिट बेस्ड हो। उसको कम से कम ये ज़रूर हो कि मैं खुद भी, इसीलिए हम मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करते हैं कि उसके दिमाग में ये इनग्रेन हो जाए कि मैं भी जब आगे जाऊंगा तो मैं मेरिट के ऊपर फैसले करूंगा। ये भी तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक अच्छे ऑफिसर में होनी बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त सर, आपने 5 गोल्डन टिप्स भी दे दी हैं और मेरा ख्याल है वो काफ़ी हैं। इसके बाद तो पर्चा आउट होना ही बनता ये काफ़ी और है। चीज़ मैं जी, ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान का शायद वो सबसे बेस्ट, मैं तो बेस्ट कहूँगा क्योंकि मैं खुद इससे ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जिसमें जो अभी भी तमाम प्रोसेसेस कंप्यूटराइज्ड हैं। हमारी प्रोसेसिंग, एडवर्टीजमेंट, अप्लाइंग ऑनलाइन है और उसके बाद मार्किंग ऑनलाइन है, रिजल्ट टेबुलेशन ऑनलाइन है। लेकिन अब हम बाकी प्रोसेसेस को भी, इवन टेकिंग द एग्जामिनेशन एंड मार्किंग ऑफ इंटरव्यूज, इसको भी हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जिसके लिए हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ी एफर्ट करके और गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट करके तो हमारा एक 1 बिलियन से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए हमारा टोटली जो है ये इट विल बी, आप समझ लें कि पेपरलेस एनवायरनमेंट में हम काम करेंगे। देयर विल बी नो पेपर देयर और टोटल मार्किंग, चेकिंग, हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज होगी। तो ये पहले जो हमारी कंप्यूटराइजेशन है उससे कम से कम आप समझे कि 10 स्टेप अबव हम करने जा रहे हैं। विद इन 1 ईयर ये इंशाल्लाह आपको वी विल लुक अ डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि हर चीज गवर्नमेंट को भी हर सतह पर आपको फैसिलिटेट करना चाहिए, जो कि कर भी रही है, क्योंकि आपने इसी तरह के माइंड्स हैं, ऐसा टैलेंट है जो देना है कौम को, जो कि आगे सर्व करें, लोगों के भले के लिए काम कर सके। और सर बहुत शुक्रिया एक तो आपकी आमद का, और दूसरी तरफ अगर हम देखें
तो जनाब हर मरहले पर शफाफियत है। एक तो तुक्के शुक्के आपने नहीं लगाने, वो पकड़े मैं जाएंगे। वही कह रही हूँ, जो क्योंकि बिस्मिल्लाह बड़े- पढ़ के टिक लगाते हैं हाँ, वो इस भी तरह नहीं की भी चलेगा। चीजें हैं, या कोई और भी आप ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, आपको इन डेप्थ नॉलेज जरूर होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। और ये आप छोड़ दें कि कोई आपको कहेगा कि जनाब वो जो आप रिटर्न कर लो, इंटरव्यू लेने वाले जो है ना वो मेरे जानने वाले हैं, आपको सरप्राइज मिलेगा कि वहाँ पे कौन सा पैनल है। आप किसी भी शोबे में है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सर ने भी कहा कि इन डेप्थ उसकी नॉलेज होगी तो ही आप बेहतर अंदाज में सर्व कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आगे आप कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड भी कर सकेंगे लोगों में। तो अच्छा काम करें और लोगों में अच्छी चीजें बांटें, तकसीम करें और अपना हुनर जो है वो दिखाएं, काबिल बने। यही वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि मुल्क भर में क्या चल रहा है, लेकिन आपने देखना है कि जनाब आपकी क्या मसरूफियात हैं और आपने आज कहाँ जाना है और वहाँ पर मौसम कैसा होगा। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या है, ये हम माहम से जानेंगे। तो माहम, ओवर टू यू। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज जी मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। टेम्परेचर मुसलसल गिर रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और फॉग का राज बरकरार रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। गिलगित के टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करते हैं। स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 4 और कम से कम -3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर इलाकों में सर्दी का राज बरकरार रहेगा। और जी अब आपके साथ शेयर करेंगे चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में शदीद ठंड महसूस की जा रही है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 10 और कम से कम -2 डिग्री गिरने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहने की पेशगोई की है। और नाज़रीन अब रुख कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। पेशावर की बात करें तो पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जैसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 10 और कम से कम -2 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। और अब जिक्र हो जाए पंजाब के मौसम का, जहां हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 21 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 20 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 23 है और मिनिमम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द, जबकि मैदानी इलाकों में स्मोक छाए रहने का इम्कान जाहिर किया है। और जी अब बात करते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में सर्दी का राज बरकरार रहेगा। फलों के शहर कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 17 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में मौसम सर्द रहने की तवक्को है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सूबे सिंध का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। कराची में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 29 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है।
तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंतहाई अहम मामले की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, भाग दौड़, मसरूफियात और इन्हीं मसरूफ सड़कों के दरमियान एक अंधेरा, एक गफलत जो बार बार जाने ले रहा है। नीपा चौरंगी पर 3 साला इब्राहिम भी इसी अंधेरी गफलत का शिकार बन गया। गुलशन इकबाल के इलाके नीपा चौरंगी के करीब 3 साला मासूम बच्चा इब्राहिम, जिसकी ज़िंदगी की जो दौड़ हम देख रहे हैं वो शुरू ही हुई थी अभी कि खुले मैन हॉल में वो जाकर गिर गया और सारी जो उसकी जो ख्वाब हैं, वालिदैन के उससे रिलेटेड जो ख्वाब हैं, जो उसका मुस्तकबिल है, वो हम देख रहे हैं कि वो बेचारा, ये खुले मैन हॉल अक्सर हम देखते हैं कि कराची में इस तरह के इश्यूज होते हैं और बच्चों की जानें चली जाती हैं। और ये वाकया कोई पहली बार नहीं है। अफसोसनाक बात ये कि शायद आखिरी बार भी नहीं है। हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे वाकयात होते हैं, इंतज़ामिया थोड़ी देर के लिए जागती है लेकिन सिस्टम को नहीं बदला जाता, रवैये भी नहीं बदलते, जिम्मेदारियाँ कभी संजीदगी से ली ही नहीं जाती। शहर में जगह जगह खुले मैन होल्स हैं, बारिशों में उठाए गए ढक्कन हो या टूटे हुए कच्चे कवर, जिसमें इस साल अब तक 24 अफराद नालों और मैन होल्स में घिरकर ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये 24 घर हैं, 24 कहानियाँ हैं, 24 जनाजे हैं और 24 ख़ानदानों के दुनिया के बिखर जाने की दास्तान है। और इसके साथ साथ MKM से जमात इस्लामी तक, हुकूमती वज़रा से अपोजिशन रहनुमाओं तक, सबके बयानात, सबका गम व गुस्सा, सबके इल्ज़ामात। MKM कह रही है कि जी ये 18 साल की बदतरीन हुक्मरानी का नतीजा है। जमात इस्लामी ज़िम्मेदारों पर मुकदमे का मुतालिबा कर रही है। पीपल्स पार्टी के वज़रा 88,000 ढक्कन लगाने का दावा कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी लाशों पर सियासत ना करें, कोई अपोजिशन को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है और कोई हुकूमत को ज़िम्मेदार कह रहा है। लेकिन इस दरमियान में हम देख रहे हैं उसकी माँ का जो दुख है, उसकी गुमशुदा जो आवाज़ है, उसके नन्हे बेटे की तस्वीर है, सबसे बढ़कर वो खाली झोली जो शायद अब कभी ना भर सके। तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, सब दावे और इल्ज़ाम तराशियां एक दूसरे पर की जा रही है, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नीपा वाक़े पर नाकामी का एतराफ़ करते हुए जिम्मेदारी ले ली है और इब्राहिम के अहले खाना से उन्होंने माफ़ी भी मांगी। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इब्राहिम के वालिद और अहले खाना से मुलाकात की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एतराफ़ किया कि वाक़े के बाद रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, रेस्क्यू का काम बेहतर नहीं हो सका। उधर वज़ीर आला सिंध ने शर्मनाक वाक़े का नोटिस लिया और वाक़े पर महकमा के 5 मुतल्लिका जो अफसरान हैं उन्हें मुअत्तल किया गया और यकीन दहानी कराई गई कि गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब देखना ये कार्रवाई कब अमल में लाई जाती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें जो अर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने और अमीर जमात इस्लामी मुनम जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नीपा वाक़े पर नाकामी का एतराफ़ किया है, जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। क्या ये काफ़ी है कि आपने उनके अहले खाना से माफ़ी मांगी, उनके पास गए, ये मामला ख़त्म हो गया है या कोई कार्रवाई की जाएगी इस सिलसिले? जी, थैंक यू वेरी मच। जी, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची हैं। मैंने पहले दिन से हर टीवी शो में यही बात की थी कि इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उनके अहले खाना से भी मिले हैं। वो एक जो है वो एक जिम्मेदारी थी मेयर की जो उन्होंने पूरी की है। बाकी जो इदारे के अफसरान हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ कि जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे उनका ताल्लुक KMC से हो, वाटर बोर्ड से हो, रेस्क्यू से हो, पुलिस से हो, किसी से भी उनका ताल्लुक हो, जो भी इसकी जिसने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यहाँ से कि जी मेन होल पे ढक्कन नहीं था और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ उसमें जो गफलत बरती गई, मशीनरी की अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ऑर्डर किया था, आपने देखा है रात से उस पे एक्शन भी शुरू हुआ है। वाटर बोर्ड, KMC के मुलाजमीन, डिप्टी कमिश्नर, SP तक जो है वो
सब सस्पेंड किए गए हैं, इंक्वायरी अंडर वे है, बाकी भी जो लोग मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। और जहां तक मेन होल खुले, तो मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि मेयर ने ये मुझसे खुद कहा था कि ठीक है, टाउन की यूसी अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, केएमसी ये जिम्मेदारी उठाएगी कि शहर में जहां भी मेन होल खुले हैं वहां पर वाटर बोर्ड को निशानदेही की जाएगी और मेन होल्स बंद किए जाएंगे। बिल आखिर ये जो वाकयात हैं ये रुकते क्यों नहीं है, थमने का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि आए रोज हम कराची में इस तरह के वाकयात देख रहे होते हैं। देखिए, पहली सबसे बात तो ये है कि ये मेन होल्स का मुझे लगता है ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट ओनली कराची, कि जी मेन होल्स के ढक्कन गायब हो जाते हैं। इसीलिए होम डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो रात को पुलिस गश्त करती है, जो लोग ये ढक्कन उठाते हैं, देखें उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो ये बिकते होंगे, उनके खिलाफ भी होम डिपार्टमेंट को कहा गया है कि एक्शन ले। जिम्मेदारी हुकूमत की होती है इन एनी केस, और कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर इस तरह के जो है मामलात। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं मॉर्निंग शो में बैठ के गटर के ढक्कन पे आप लोगों से बातचीत करूं। बहुत सारे जो अच्छे काम होते हैं वो एक लेकिन गलत सादिया काम साहिबा से ये बहुत एक बड़ा इशू है, ऐसे- एक बच्चे की जान चली गई है, ये डिस्कस करना बनता है, इस तरह के वाकयात को रुकना बनता है। मॉर्निंग शो में यही तो जी जी तो वो आप बिल्कुल डिस्कस करें। मैं बात ये कर रही हूँ कि किसी हुकूमत के नुमाइंदे को ये बात अच्छी नहीं लगती होगी कि वो अपनी गवर्नमेंट को बैठकर इस बात पर वो करे। बिल्कुल एक 3 साल के बच्चे की जान गई है, इसीलिए मतलब हमने कभी मैंने ठीक है सादिया साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मनम साहब जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में, उनसे भी बात कर लेते हैं। मनम साहब, हमने देखा कि जब ये वाकया हुआ तो पहले तो इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो इस चेयरमैन का यूसी है, चेयरमैन है यूसी का, वो जमात इस्लामी से उसका ताल्लुक है, और फिर बाद में ये कहा गया कि इन्होंने कचरा चुनने वाले को हीरो बना दिया। आपकी जमात पर ये इल्ज़ामात हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, अब तो हुकूमत ने खुद ही इसको जो है वो इस पूरे वाक़े की जो भी उन्होंने कमेटी बनाई थी डीसी की सरपरस्ती में, और उसके बाद ये सामने आ गया कि बीआरटी और डिपार्टमेंटल स्टोर पर उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर वाले और इसी तरह बीआरटी जो रेड लाइन यहाँ बन रही है वो रिस्पॉन्सिबल है, और तहकीकात का सिलसिला जारी है। बाकी तो हुकूमत जो है वो एसएसपी को अब मुअत्तल करे, डीएसपी को मुअत्तल करे, ये सारी कहानियाँ चलती रहेंगी। हमारा तो ये कहना है कि भाई खुदारा पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत इस शहर पे रहम करे। इस देखे ना, ये बच्चे का इतना अंदरनाक वाकया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन यही वो शारा है बीआरटी रेड लाइन जो ट्रांस कराची के तहत बन रही है, कंपनी के तहत, ट्रांस कराची कंपनी के तहत बन रही है। ये पूरी शारा ट्रांस कराची कंपनी को दी गई है, और इस शारा पर अभी 1 महीने पहले एक नौजवान 6 महीने कौमे में रहने के बाद वो उसकी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, रात में अंधेरा था, वो बैरियर से टकरा गया। 20 साल नौजवान था और वो फूड पांडा इस तरह की चीजें तकसीम करता था, फूड तकसीम करता था, वो उसकी डेथ वाक़ हो गई। इस तरह के 2-3 वाक़यात पहले हो चुके हैं। तो हम तो कहते हैं खुदारा ये यूनिवर्सिटी रोड है, इसको बहाल कीजिए। ये बीआरटी रेड लाइन और कितनी लोगों की जाने ले जाएगी। और देखिए ना, जिम्मेदारी जो है वो उन सारे इदारों पर भी है कि जो 10-10 घंटे 14-14 घंटे जिनका इंतजार किया जाता रहा कि वो 14 घंटे बाद एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। तो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की मशीनरी कहाँ थी, इसी तरह हमारे दीगर इदारे क्या थे, इनकी एहलियत का तो एहलियत की सूरत हाल तो ये है कि रात में मशीनरी मौजूद नहीं थी, लोग अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम कर रहे थे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक आप नीचे टाउन्स को बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, जब तक नीचे मसाइल और इख्तियारात निचली सतह पे नहीं देंगे, बिल्कुल इख्तियारात भी निचली सतह तक तकसीम होने चाहिए। मनम साहब, आप जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस शहर पर रहम खाए, तो सूबाई हुकूमत तो दावा कर रही है कि हमने 88,000 ढक्कन लगाए हैं गटरों पर कराची के अंदर। सादिया साहिबा भी कह रही हैं कि ढक्कन लगाने का मसला नहीं है, हम लगाते हैं वो चोरी हो जाते हैं। क्या ऐसा ही इत्तेफाक करते हैं आप? ये बताएं कि चोरी कौन करता है, कोई ये सवाल पूछे चोरी कौन करता है। नहीं, वो है ना मेरा, उनका ये फरमाना है कि चोरी करके बेचे जाते हैं और फिर ये इसी तरह सेल आउट करता है। और अगर चोरी होते हैं तो वजीर दाखिला किसका है? वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी का है। अगर हीरोइनची ये काम करते हैं, ये हीरोइन फरोश या मुनशियात फरोश ये काम करते हैं, तो उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो भाई आप अपनी जिम्मेदारी को तो कबूल करें ना। इस शहर में
जहां पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज का लोहा जो है चोरी किया जा रहा है, जहां सड़कें उधड़ी हुई हैं। अब देखें ना, ये बीआरटी बन रही है, इसको 2024 में मुकम्मल चलिए होना था। मुनम साहब, हम अगले सादिया 3 साल साहिबा में से भी पूछ मुकम्मल लेते हैं। नहीं सादिया साहिबा, यही सवाल आपकी जानिब के, इनको फिर रोका कैसे जा सकता है? ये चोरी वाला जो सिस्टम है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? फिर ये तो हुकूमत बताएगी ना किस तरह सादिया कंट्रोल साहिबा, किया जाए। जी, ये जी। कहां से आती हैं, मुंशियात फरोश कहां से मनम आते साहब, हैं, आपके ये किस तरह चोरी करते हैं? इसी कोई सवाल पुलिस का है, कोई जवाब इदारे हम ले रहे हैं सादिया सादिया साहिबा कोई से। साहिबा पुलिस है, कोई इदारे हैं, कोई मैकेनिज्म है, कोई सिस्टम है कि जो इस शहर के अंदर में जिसकी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मुनम साहब। सिर्फ एक है और वो करप्शन का सिस्टम है। शहर के सारे इदारे इस वक्त जो है वो जो मंजरनामा पेश कर रहे हैं अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे। कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता। जी आप ये सवाल कर लीजिए ना कि जी, BRT हम यही डेडलाइन सवाल की करें। जी डेडलाइन सादिया कब मुकम्मल साहिबा, होगा? सादिया साहिबा, आपसे ये सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, इदारे क्यों काम नहीं कर रहे जिस तरह से मुनम साहब कह रहे हैं, और ये चोरी चकारी का सिस्टम फिर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर कोई ढक्कन चोरी कर रहा है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? एक तो पहली बात ये कि मैंने तो आपसे खुद कहा कि ढक्कन चोरी होते हैं, जी। इसीलिए होम मिनिस्ट्री को कल ये खुसूसी तौर पर सीएम ने ऑर्डर किया है कि वो जो ये कबाड़ी जो लोग ये खरीदते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब ये ढक्कन बिकते हैं, जब तक ये मामला इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। बाकी हम तो हर चीज़ की जिम्मेदारी ले लें, लेकिन जो कमर्शियल वो स्टोर है जो वहाँ काम कर रहा है, उसके ऊपर जो इश्तिहार लगा हुआ है उसकी फीस टाउन लेता है। जो पार्किंग हुई हुई थी जहां वो गटर खुला था वो भी टाउन लेता है। अच्छा, उसके बाद जो ट्रेड लाइसेंस की फीस है वो भी टाउन लेता है। तो बिल्कुल ठीक है कि जी केएमसी का रोड था, बीआरटी खुदी हुई है, इसलिए ये हो गया। तो पैसे तो आपका टाउन नाजिम वसूलता है ना उस स्टोर से, तो वहां ढक्कन अगर लगा देते और अपनी तस्वीर लगवा लेते कि जी जमात इस्लामी ने ये ढक्कन लगाया है, तो हमें कोई एतराज नहीं होता, शायद वो बच्चा बच जाता है। आपके पास लैक ऑफ मेरे इंफॉर्मेशन पास मालूमात है, मेरे पास बिल्कुल नहीं है मालूमात। मेरे अब आप पास मुझे बिल्कुल बताइए, मालूमात आप है। उन कबाड़ियों को तलाश करिए। जरा अगर आप बारी बारी बराए मेहरबानी, अगर आप दोनों मौजूद मेहमान बारी बारी अपनी बात कर लें तो ऑडियंस तक आपका मौके भी पहुंच पाएगा। मेयर किसका है शहर के अंदर? कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन अरबों रुपए का इनका बजट है, इनका फॉरेन फंडिंग हो रही है। बताइए कौन सा मंसूबा वक्त पे मुकम्मल हो रहा है? आप करीब माजरत के साथ हमें आप में से किसी एक की ऑडियो डाउन करना पड़ेगी क्योंकि हम आप दोनों को ही नहीं सुन पा रहे हैं। इससे पहले 2 हलाकतें हो चुकी हैं यहाँ रेड लाइन पे। बताएं ना शर्जील मेमन साहब, आप बताइए ना, वज़ीर आला साहब बताएं। लेकिन बताएं ना मुनम वज़ीर आला साहब, साहब, ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा? बताएं कि करीमाबाद अंडरपास कब मुकम्मल होगा? बताइए जहांगीर रोड कब बनेगी? छोटी मुनम साहब, सादिया साहिबा को मौका दीजिएगा, उन्हें भी अपना मौक़िफ़ रखने आता है। आप 17 साल में काम करके दिखा देते हैं। आप जी, लोग आपको काम करना आता है। मुनम साहब, आप माशाल्लाह वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, सूबाई हुकूमत। मुनम साहब, आप सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम के हवाले से पूछ रहे हैं, सादिया साहिबा को मौक़िफ़ तो रखने दें। जी सादिया साहिबा, आप अपना मौक़िफ़ रखें। जो आप बात कंटिन्यू कर रही थी और जिस तरह से सिस्टम के हवाले से पूछा जा रहा था कि इदारे मुतहरिक नहीं हैं, और आपने जिस तरह से अर्ज किया कि अगर ये सारे पैसे वसूल कर रहे हैं तो ढक्कन लगा दिया जाता, तख्ती भी नाम की अपनी लगा लेते, तो ऐसा मुमकिन था? जी बिल्कुल मुमकिन था। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है ना। कोई आप उस जो इनसे पूछ लीजिएगा कि उस इलाके में जो वो स्टोर जहां पार्किंग थी, पार्किंग ही हुई थी ना, जहां वो गटर खुला हुआ था, वो पार्किंग के पैसे टाउन लेता है क्योंकि केएमसी ने कराची से पार्किंग फ्री कराची कर दिया है। अच्छा। टाउन वसूल करते हैं। कर लीजिए, आप तहकीकात कर लीजिए इसकी। मुनम साहब, उनको बात अपनी कंटिन्यू करने दीजिएगा। मैं चैनल को भेज दूंगी, मैं इस चैनल को भेज दूंगी कि कानून के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस के पैसे टाउन्स वसूल करते हैं। आप तहकीकात कर लीजिए कितने पैसे वसूल किए हैं। आप तहकीकात जी सादिया साहिबा कंटिन्यू कीजिए। टाउन में मुनम साहब, बसद एहतराम, जरा सादिया साहिबा मौक़िफ़ दे दें, फिर हम आपको पूरा मौका देंगे अपनी बात मुकम्मल करने का। ज़रा उन्हें एक दफ़ा अपनी बात मुकम्मल करें। सादिया साहिबा, मेरा सवाल ये कि चलें ये वाक़या तो है, इसमें आप डिपार्टमेंटल स्टोर को ज़िम्मेदार करार दे सकते हैं, बीआरटी को करार दे सकते हैं, लेकिन रमा साल 24 इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं जिसमें 24 कीमती जानें गई हैं। इन 24 के 24 वाक़यात में ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिम्मेदारी ना लें या एक दूसरे पर
ब्लेम गेम करें और कहें कि जनाब देखिए, ये किसी और का कसूर था। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हम क्या करते। मैंने ये पहले दिन से बात कही है कि जो इंतजामिया है उसकी गफलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और आइंदा इस तरह के तमाम हादसात का तदारुक जाएगा। और अगर इस तरह का वाकया रिपोर्ट हुआ तो उसके लिए भी सख्त से सख्त सिंध असेंबली लॉ मेकिंग करेगी, केएमसी लॉ मेकिंग करेगी। जहां होगा, जो अफसर होगा उसके खिलाफ, जो भी टाउन होगा, यूसी चेयरमैन होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सही, जबरदस्त। सादिया साहिबा, लास्टली कमेंट कर दीजिएगा, इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए अमली तौर पर क्या करने की जरूरत है, किसको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है? देखें, इसके लिए जिम्मेदारी तो बिल्कुल केएमसी टाउन्स और चेयर यूसीस की बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है हादसा हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो उसका बैकलैश आता है, किसी की जान चली जाती है। अब इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। जो कल सीएम साहब ने मीटिंग की है उसमें ये डिसाइड किया गया है, प्रॉपर मैकेनिज्म इस पे बनाया जाएगा कि अगर ये जो ढक्कन, अगर खुदा ना खास्ता ढक्कन ना हो तो अंदर नेटिंग की जा सकती है। दुनिया में और बहुत सारे प्रिकॉशन है कि कोई अंदर डूबे नहीं गटर में। उसके लिए उन्होंने प्लान मांगा है जो 1-2 दिन में केएमसी देगी और उस पे अमल दरामद शुरू किया जाए। बिल्कुल ठीक है सादिया साहिबा, अच्छा इक़दाम है अगर इस पर अमल भी कर लिया जाए। मुनम साहब, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, मतलब आप क्या चाहते हैं कि ये तो चलें मासूम इब्राहिम की जान चली गई, लेकिन अगर इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर बाकी जिंदगियों को महफूज बना लिया जाए और मैनहोल्स को कवर कर लिया जाए, नालों को ढक लिया जाए। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मुनम साहब, आप सुन पा रहे हैं? मुनम साहब, लास्टली आप कमेंट कीजिएगा कि इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, और जिस तरह से सादिया साहिबा ने भी कहा कि नेटिंग होगी तो ये अमल कितना मौसर होगा? देखिए भाई, बात यह है कि इस तरह के वाकयात, ये पहला वाकया नहीं है जी। अल्लाह करे कि ये आखिरी वाकया हो। 24 लोग जहां बाग हो चुके हैं इस साल। 2023 में 68 वाकयात हुए थे इस तरह के वाकयात। अब बात यह है कि हुक्मरानों की आंखें खुलना चाहिए हैं, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएं, इख्तियारात निचली सतह पे तकसीम करें। ये आधा तीतर आधा बटेर ये नहीं चलेगा। ये आधा तीतर आधा बटेर होता है जिसके नतीजे के अंदर आप इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं हैं। वाटर एंड सीवरेज किसी और के पास है, कचरा उठाना किसी और के पास है, मंसूबे मुकम्मल नहीं होते, जिसके नतीजे में ये शहर सफर कर रहा है। खुदारा इस शहर पे रहम कीजिए, इसके रहने वालों पर रहम कीजिए, कराची शहर के लोगों पर, और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जिसके नतीजे के अंदर लोगों की जानें महफूज हो सकें। सही, बहुत ज़बरदस्त ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि लोगों की जानें महफूज हो सकें। मुनम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और वाकई मौसर बनानी चाहिए क्योंकि आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी हम देख रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, जिसमें लोगों का जानी नुकसान होता है। और इसके अलावा आप देखें कि ये जो नेटिंग की बात हो रही है, ये कोई बहुत महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं लगने, तो जल्द अज जल्द ये काम कर लेना चाहिए। और उसके अलावा कराची में भी आपको पता है सेफ सिटी के कैमरास है, उसका जो नेटवर्क है आप उसे मजीद वसी कर सकते हैं, और गलियों में भी आप कैमरास लगा सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, अगर चालान हो सकते हैं तो इस तरह के काम भी लिए जा सकते हैं। और इस तरह का वाकया हो जाए तो फिर सहूलत भी देनी चाहिए। मैकेनिज्म इस तरह से नहीं है, मशीनरी पूरी नहीं है, सहूलियात ही नहीं, इमदादी सामान के लिए चीजें नहीं है, इसमें भी बर्वक्त कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी में उतरने के लिए जो किट चाहिए होती है वही मौजूद नहीं थी। उसके अलावा उस जगह का नक्शा मौजूद नहीं था कि ये ड्रेन जाती है, गटर जाता कहाँ है और किस ड्रेन के अंदर इसका पानी गिरता है, ये भी मालूम नहीं था। और उसके बावजूद बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे। हमने देखा कि इब्राहिम के दादा वहाँ मौजूद थे, उनके वालिद नबील मौजूद थे, और किस तरह उन्होंने डोनेशन इकट्ठी करके, वो बताते हैं कि 15,000 का डीजल हमने खुद मशीनरी का रेंट भी दिया, उसमें डीजल भी डलवाया, और फिर जनाब हम तलाश का अमल करते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के जो हादसात हैं, वाकयात हैं, वो पेश ना आए। इसी पैगाम के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और सितारों की तो हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सुपर मून की, जो आज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर जलवागर होगा। सुपर मून आज 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर 99.2% रोशन हालत में तुलू होगा, जबकि 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर अपने उरूज पर होगा। तब इसकी रोशनाई 99.8% तक पहुंच जाएगी। सुपर मून की बात करें तो हमेशा से ना सिर्फ ये फल्कियाती अहमियत रखता है, बल्कि इल्म नजूम में इससे तवानाई के बुलंद तरीन मरहले के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा वक्त होता है जब जज्बात, रवैयों और ताल्लुकात पर खामोश मगर महसूस होने वाले गहरे असरात मरतब हो सकते हैं।
इस सुपर मून की तवानाई मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइंस, इंसानी फैसलों और रोज़मर्रा जज्बात पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है, कौन सी एहतियातें इस दौरान अहम समझी जाती हैं, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर और माहिर इल्म नजूम दाऊद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, सुपर मून क्या है और फल्कियाती वाक़े की इसकी अहमियत क्या है, किस तरह से ये आपको मुतासर करता है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। अहम तरीन मौजू बिलाशुबा चाँद, ज़मीन, आसमान, सितारे इंसान की शख्सियत के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के असरार डालते हैं। चाँद जो है वो हमारे यहाँ पे अजराम फ़ल्की में एक अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे हमने रोज़े रखने हो, नमाज़ों की अदायगी हो, या हम अपने जो है मून एनर्जी से ही अपने जो है इस्लामी महीनों का आगाज़ भी करते हैं। तो इसलिए चाँद की अहमियत अयां है। मद्दो जज़र हो, समुद्रों का मद्दो जज़र हो, और इंसान के जिस्म में 70 से 80% पानी हो, और चाँद जब अपनी एनर्जी उन पर डालता है तो वो तब्दीलियाँ लेकर आता है, ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लेकर आता है, कायनात में तब्दीलियाँ लेकर आता है। जब ज़मीन जो है चाँद के बिल्कुल करीब होती है और चाँद अपनी आबोताब के साथ अयां नज़र आता है, बतला साफ़ होता है, तो एनर्जीज़ का इफेक्ट पड़ता है। बिलाशुबा ज़मानों से इस एनर्जी का इफेक्ट रहा है, और लोगों ने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का जो है फ़ायदे उठाए हैं। पॉजिटिव इस हवाले से कि अगर शायर ने अपनी शायरी का आगाज़ करना है तो उसके तख़य्युल की ताकतें बढ़ जाना, और अगर आपने अपनी तख्लीकी पावर्स और क्रिएशंस के ऊपर बात करनी है तो ये आपको एक नई जिद्दतें देकर आता है। और यहाँ पे आपने कायनात में तब्दीलियाँ देखनी हैं तो इस तरह की कई सूरत हाल जो है वो वाज़े तौर पे सामने आती हैं। कुर्बे क़यामत में जिस तरह चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण का बहुत ज़्यादा जिक्र है, इसी तरह आपने 12 जो है वो इस पूरे साल में जो है ये साइंस देखे हैं, फुल मून देखे हैं। अब ये फुल मून किस चीज़ की प्रेजेंटेशन कर रहा है, इस वक्त के सूरत हाल में क्या चीज़ आपको बता रहा है? देखें, इस वक्त तब्दीलियाँ आएंगी इस सूरत हाल में, पूरी आवाम में, पूरे मुल्कों में तब्दीलियाँ आएंगी, आपके जज्बात को भड़काएगा। अच्छा दाऊद साहब, आप पॉजिटिव सारी चीज़ों का जिक्र करें, और इसी दौरान नेगेटिव अमलियात वगैरह भी होती हैं जब सुपर मून होता है, अक्सर सुनने में आता है। बिल्कुल होती हैं। देखें, आप जुमेरात के दिन को बहुत अहमियत है, आज जुमेरात भी है और पावर्स भी हैं, और प्लस सैटरडे सैटर्न, लोग सैटरडे को और ट्यूसडे को अमलियात करते हैं। वो अमलियात, वो पावर्स, वो नेगेटिव पावर्स को काबू करते हैं। जिस तरह चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त लोग अमाल करते हैं, वो अमाल जो कि लोगों के लिए बेड़ा गर्क करते हैं। में देखते हैं, हाँ, ये तो आपने कंफर्म कर दिया कि अमलियात होते हैं, लेकिन किस किस्म के अमलियात जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत से किए जाते हैं और स्पेशली सुपर मून का इंतज़ार किया जाता है? मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना हो, मियाँ बीवी में दूरी करवानी हो, किस तरह के अमलियात जो हैं वो ज़्यादा किए जाते हैं? देखिए, शिद्दत बढ़ जाती है ना, एनर्जीज की शिद्दत बढ़ जाती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बजरिया कलाम। अब आपका कलाम डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलाम पढ़ते हैं। अगर आप कलाम पॉजिटिव एनर्जी का पढ़ते हैं तो वो पॉजिटिविटी की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप नेगेटिव एनर्जी का पढ़ते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जीज के जरिए जो है वो जज्बात की शिद्दत को क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत में कमी है तो वहाँ पे आप पॉजिटिव कलाम वो जो सिलेक्ट किए होते हैं उनको पढ़ते हैं तो वो उसका इफेक्ट होता है। और अगर वहाँ पे आपने जुदाई डलवानी है तो जज्बात की शिद्दत को बढ़ा के ऐसी जिक्र और ऐसी पढ़ाइयाँ करके आप उसको ख़राब भी करते हैं। तो दोनों तरह की पावर्स होती हैं, दोनों तरह की पावर्स। तो ये सुपर मून अब किन ज़ोडिएक साइंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है? देखें, ये ज़ोडिएक साइन से 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में कार्ड ऑफ द हर ज़ोडिएक साइन में आपको एनर्जीज को बता देता हूँ। यानी कि अगर एरीज की बात करें तो सुपर मून का एरीज के ऊपर इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। एरीज वालों के लिए पैसा आएगा, पैसों से मुतल्लिक़ इनकी एनर्जीज बढ़ जाएगी, इनके कामों में हेल्प आएगी, इनको कुछ नया आगाज़ कर लेना चाहिए। इनके इमोशंस इतने हाई हो जाएंगे एरीज वाले के, अगर ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पैसों की एनर्जी इनकी बूस्ट कर जाएगी और इनकी सोच में, इनकी क्रिएशंस में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। इनकी बातचीत, इनकी गुफ्तगू में इतना ज़बरदस्त इजाफा होएगा कि लोग इनकी डीलिंग से बहुत मुतासर होंगे। यानी कि एरीज के लिए अच्छा होने वाला। और टॉरस की बात करें तो ब्लड मून का टॉरस के ऊपर इफेक्ट
भी बहुत अच्छा पड़ रहा है। यहाँ इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इनके काम इतने तेज होना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पावर, आपकी स्किल्स को ज़ाहिर करेगा। अगर ये अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, सौर वाले, बुर्ज टॉरस वाले, तो लोगों से राब्ते बढ़ाना शुरू कर दें। जो लोग मीडियाज में बुर्ज सौर वाले, उनकी पावर स्ट्रांग हो जाएंगी, इनकी रूहानियत स्ट्रांग हो जाएंगे, इनके कामों में एक बूस्ट लगेगा। बुर्ज सौर वालों का ब्लड मून का इनकी ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। और जेमिनाई वालों का ब्लड मून के ऊपर आने वाले वक्त में भी अच्छा असर पड़ रहा है। यहाँ ये इनको किंग बना रहा है, इनके कामों में एक बूस्ट लेकर आ रहा है, जज्बात की है, क्रिएशन है, क्योंकि आगे 2026 सन की एनर्जी है, तो उधर की एनर्जी, क्योंकि इसका असर 2.5 दिन के साथ साथ 2.5 माह भी रहता है और 2.5 साल तक भी जा सकता है। अगर आप उस क्रिएशन, उस पावर को कंट्रोल करके अपने कामों में मदद लाते हैं। इसलिए अक्सर लोग नौचंदी जुमेरात, जिस तरह चांद की पहली जुमेरात होती है, उस पर अमाल करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, जिक्र करते हैं, सदकात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। अमलियात की दुनिया में थोड़ा सा आपका पहले ही बात का थोड़ा सा वक्त लूँगा कि जो महीने का, चांद के महीने का पहला हिस्सा है, उसको रिज़्क, बरकत, खैर बरकत के साथ साथ शादी और मोहब्बत के साथ काउंट किया जाता है। और चांद के नौचंद यानी कि जो चांद की तारीखों के आखिरी दिन है, किसी का नुकसान, किसी को अदावत, बोगस और कीना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इन एनर्जी की बहुत अच्छी। कैंसर वालों पर किस तरह से? कैंसर वालों के ऊपर ब्लड मून का क्या असर होगा? तो कैंसर वालों के लिए परेशानी हो सकती है। देखो कैंसर मून की एनर्जी को प्रेजेंट करता है। मून वाटर है, जब वाटर मून कैंसर वालों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा तो उनको टेंशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, परेशानी, मुश्किल, फैसलों में डिस्टर्बेंस आएगी। इनको मशवरा करना चाहिए, इनको एहतियात करना चाहिए। 2.5 माह इनके लिए नेगेटिविटी का असर पड़ सकता है। इसलिए इनके लिए अहम ये है कि अपने लिए पानी के ऊपर ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करके 2.5 दिन, यानी यहाँ पे 3 दिन का विर्द होगा, 3 दिन 313 मरतबा पानी दम करके पिए, ताकि इनकी नेगेटिविटी दूर हो और इनके कामों में बूस्ट हो। लियो वालों का ब्लड मून के ऊपर क्या असर? ये लियो वालों के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनके जज्बात बढ़ सकते हैं, इनके इमोशंस बढ़ सकते हैं, इनको किसी से लड़ाई झगड़ा, गुस्सा हो सकता है। तो किसी से बहस ना करें, पोलाइट रहें और कोशिश करें। लियो वाले संडे मीठा लें कुछ, उस मीठे के ऊपर ये सूरह इखलास का विद करके उसको तकसीम कर दें, ताकि नेगेटिव एनर्जी दूर हो। विर्गो के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो जनाब विर्गो वालों की, क्योंकि मरकरी की एनर्जी है, तो इनके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, कामों में रुकावट आ सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है और इनके काम रुक सकते हैं, मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इनको जो है वेडनेसडे ग्रीन कलर की किसी भी चीज़ का, यानी ग्रीन दाल होती है, दाल लें और उसके ऊपर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा पढ़ के जानवरों को डाल दें, उससे इनकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। सही। टाइम की कमी है। लिब्रा वालों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जनाब लिब्रा के ऊपर भी नेगेटिविटी आ सकती है। इनकी शख्सियत में दबाव, तनाव हो सकता है, लड़ाई और बहस से बचें, टेंशन से बचें, परेशानी हो सकती है और डिस्टर्बेंस हो सकती है। खासकर अपने वो अमूर जहाँ ये जॉब, बिजनेस कर रहे हैं या अपने सोलमेट से मुतल्लिका इशूज़ के ऊपर किसी से बहस ना करें। ठीक, सही। और स्कॉर्पियो के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो स्कॉर्पियो की शख्सियत में बहुत पॉजिटिव तब्दीली आएगी, हेल्प आएगी, इनके हालात बेहतर होंगे, एनर्जीज बढ़ जाएगी, इनकी रूहानियत बढ़ जाएगी, इनकी दुआओं की कबूलियत का वक्त आएगा। 2 से 2.5 माह ये दुआ कर सकते हैं। आज की रात स्कॉर्पियो वालों के लिए दुआओं की कबूलियत का वक्त है। सेजिटेरियस वालों की क्या एनर्जी रहेगी? तो कामयाबी मिलेगी, क्या बात है, पैसे मिलेंगे, वाइट कलर पहने। कल का दिन सेजिटेरियस वालों के लिए वाइट कलर का पहना, बल्कि आज से ही पहने। और फिर दुआ, इनकी दुआ में इतनी तासीर हो जाएगी, इनको बड़ा इनाम, लॉटरी, तीसरे कलमे का वेद इनके लिए अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। कैप्रिकॉन वालों के लिए क्या एनर्जी लेकर? इनके पैसों के मामलात को चेंज लेकर आएगा, इनको हेल्प मिलेगी। जो लोग बीमार हैं उनको शिफा मिलेगी, कामयाबियां मिलेंगी। सूरह फातिहा पानी के ऊपर दम करके पीना इनकी इनर एनर्जी को मून एनर्जी प्रेजेंट करेगी और इनकी सेहत में बड़ा जबरदस्त इजाफा होगा। कैप्रिकॉन हो गया है, एक्वेरियस प्रोग्राम में रहना है। एक्वेरियस वालों के लिए किस तरह की एनर्जी लेकर? एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, इनके काम रुक सकते हैं। इनको चाहिए कि रात की बजाय दिन के वक्त अपने कामों को तवज्जो दें और कोशिश करें, तवज्जो दें, हाँ जी, तवज्जो दें और कोशिश तरजीह दें। अच्छा, और कोशिश करें यहाँ पे आयतल कुर्सी का विर्द करें। आज की रात 41 टाइम आयतल कुर्सी विर्द करें और कोशिश करें अपना हिसार करें, वरना
आपके कामों में एक मुश्किल पेश आ सकती है। Pisces। पाइसिस वालों की एनर्जी डिसीजन आएगा उनके लिए, और इनको गुस्सा तो आएगा, लेकिन ये चेंज देखेंगे अपने मामला से मुतल्लिका, और 2.5 माह के अंदर इनके हालात में एक इतनी ज़बरदस्त चेंज आएगी कि ये कोई बड़ा काम कर सकते हैं। हालात में पॉजिटिविटी, कामयाबी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द, इस एनर्जी में इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। 3 दिन का 313 मरतबा पढ़ना इनको कामयाबियाँ दिलाएगा। जबरदस्त। तो ये ज़ोडिक साइंस थे जिन पर सुपर मून के ये असरात होने थे जो आपने बता दिया। अच्छा, एक और भी मिथ है या रियलिटी है तो आप ही क्लियर कर सकते हैं कि जितनी भी प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, चांद ग्रहण के वक्त कहते हैं जी बहुत उस पर असरात होते हैं, चलती रहे, बैठे ना, सोए ना, बच्चे पे असरात होते हैं, वालिदैन मतलब मर्द पे भी असरात इस तरह के होते हैं। तो सुपर मून के भी कोई असरात होते हैं? बिलाशुबा एनर्जीज का इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे वुमेन्स को चाहिए या मुसव्विरों का विर्द रखें। अच्छा। और अच्छा सोचें। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनकी एनर्जीज को बूस्ट मिलेगा, फ़ायदा होता है, क्योंकि चांद रोशनी है, और इस सूरत हाल में जो बच्चे सूरत पैदा होते हैं उनकी जाज़बे नज़र होते हैं और जज्बाती होते हैं, और उनकी रूहानियत बड़ी पीक पे होती है। तो इस सूरत हाल में जब चांद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो, चांद को देखने के बाद या मुसव्विर या लतीफ़ का विर्द करना, जिनके मोहब्बत में परेशानियां हैं, मोहब्बत जिनके कम हो रही है, महबूब कदमों में नहीं आ रहा, या वदूदो या लतीफ़ 1100 मरतबा पढ़ना महबूब कदमों में भी आता है। और यहाँ पे अगर आप रूहानी ताकतें अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिम का विर्द करना यहाँ पे आपकी रूहानी ताकतों को बड़ा जबरदस्त बढ़ा सकता है। बातों की एक बात, ये महबूब कदमों वाला सबने विर्द आज करना ही करना जी, बाकी सब भूल गए हैं। आपने मुझे कहा था ना कि महबूब कदमों में, तो महबूब कदमों में ऐसे आता है कि आप अल्लाह को राजी कर लें। अगर रब आपका साथ दे दे, अल्लाह का कुर्ब हो जाए, तो दुनिया सारी आपके कदमों में आ सकती है। जो लोग अल्लाह से जुड़े रहते हैं, अल्लाह की ये सारी चीजें, चांद, जमीन, सितारे, अल्लाह की चीजें। इल्जामात की लिस्ट जो है ना बड़ी लंबी है, मेरा ख्याल है, जो कि अल्लाह से जुड़े रहें, हर काम आपका आसान हो जाएगा। अल्टीमेटली एंड यही है, सोल्यूशन यही है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जदीद दौर में स्मार्टफोन बच्चों के रोज़मर्रा का हिस्सा बनते जा रहे हैं, मगर नई आलमी तहकीकात ने वालिदैन के लिए एक संगीन खदशा जाहिर किया है। 12 साल से कम उम्र बच्चों में स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल न सिर्फ मोटापे और डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ाता है, बल्कि नींद, जहनी नशोनुमा और दिल की सेहत पर भी गहरे मनफी असरात मुरतब करता है। आज के इस खुसूसी हेल्थ सेगमेंट में हम इस तहकीक के अहम निकात, बढ़ते हुए खतरात और वालिदैन के लिए एहतियाती तदाबीर पर बात करेंगे। इस मौजू पर मुस्तनद रहनुमाई फराहम करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चाइल्ड डेवलपर अफ़ाफ मंजूर साहिबा। अफ़ाफ साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। ये जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें बात सामने आई कि 12 साल से कम उम्र बच्चों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल सेहत के बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है, ख़तरा बन सकता है। आप क्या कहेंगी, आपने कौन से मसाइल जो हैं वो देखे हैं बच्चों में अपने एक्सपीरियंस में? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर उज़ैर। और मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे जितनी ज़्यादा बात की जाए उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आप शायद सुन के हैरान हो कि इस टाइम जो बच्चों में जितनी भी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उनकी जो एक मेजर कॉज है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन या मोबाइल है। इवन के एक सर्वे किया गया जिसमें चैलेंजिंग पेरेंट्स का जो टारगेट्स थे या पेरेंट्स को जो मुश्किलात पेश आती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे जो मुश्किल है इस वक्त पेरेंट्स के लिए इस टाइम में, वो बच्चों का जो इस्तेमाल है मोबाइल का, उसको देखना। और आपने ये बात की कि मेरे एक्सपीरियंस में, तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पिछले 5 साल में जितने मेरे पास बच्चे मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ आते हैं, उसमें मैक्सिमम इस टाइम जो बच्चे आ रहे हैं वो इस्तेमाल जब मोबाइल का ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत से डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं। इसमें कि अगर मैं 2-3 हाईलाइट कर दूं तो सबसे पहले स्पीच डिले है। डेवलपमेंटल डिलेज के तमाम एरियाज़ उसमें आ जाते हैं, यानी जैसे जिस्म का बढ़ना, जहनी नशोनुमा में जो प्रॉब्लम होती है, जज्बाती, नफ्सियाती जो उनके पहलू हैं नशोनुमा के, वो तमाम अफेक्ट होते हैं। और फिर कुछ इसके अलावा जिस्मानी तौर पे भी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे मायोपिया बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, यानी जो नज़र की कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में आ रही है। इसी तरह से जैसे आपने अभी ओबेसिटी का जिक्र किया,
तो ये तमाम वो मसाइल हैं, यानी आप अगर हम इसे इन कंक्लूजन कहें तो बच्चों की जिस्मानी, जज्बाती, जहनी, नफ्सियाती हर तरह की जो नशोनुमा है उसके ऊपर मोबाइल का जो इफेक्ट है वो आ रहा है। अच्छा आप हम देखते हैं कि स्क्रीन टाइम को ना पेरेंट्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब मोबाइल या स्क्रीन इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। बच्चे खा रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, सुबह उठे हैं तो कार्टून देखने हैं तो ही स्कूल जाना है। तो ये जो कार्टून देख रहे हैं और पेरेंट्स समझते हैं कार्टून ही तो देख रहा है, कोई मसला ही नहीं है, इससे कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि स्क्रीन टाइम जो है ना, इट्स द होल टाइम नाउ। यस, आपको अगर रिकॉल कर सकें कुछ अर्सा पहले तक, आज से 10 साल पहले आप इमेजिन करें कि अगर शाम का टाइम है जिसको हम फैमिली टाइम कहते हैं, तो कैसा वो टाइम हमें मंजर कैसा नज़र आता था। माँ किचन में है, बाप बैठा अखबार पढ़ रहा है या फिर कुछ बच्चों के साथ गपशप लगा रहा है, एक बच्चा बैठा हुआ है छोटा उनका, वो कुछ अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, बेटी बैठी हुई है, उसके हाथ में कोई ड्राइंग की कॉपी है। और जब कोई एक बात करता है, कर रही हैं हाँ बिल्कुल, जब कोई या एक फिर बात बाप करता कोई है, स्विच ठीक कर रहा होता है घर का, बिल्कुल खाने के इंतजार में इकट्ठे भी बैठे होते हैं, और जब कोई एक बात करता है तो सबका ध्यान फौरन उसकी आवाज़ की तरफ जाता है। और अब आप सोचें वही सीन आज 2025 में आप देखें, शाम के टाइम क्या होता है, बाप अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, माँ ने किचन में भी है लेकिन साथ में स्क्रीन भी चल रही है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्क्रीन पे भी देख रही है कि मेरी रात की कोई एपिसोड रहती थी, वो मैं जरा किचन में ही देख लूं, साथ साथ देख लूं कुकिंग करते हुए। छोटा बच्चा जो है उसके हाथ में टैबलेट है और वो अपने टैबलेट के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा है, 3 साल का बच्चा भी है तो वो कर रहा है, और जो बेटी है वो इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट कर रही है, ठीक है। अब मतलब हमने अब आप, और उसमें क्या होता है कि वो फिजिकली मौजूद हैं लेकिन मेंटली वो तमाम लोग एक जगह पर नहीं हैं। और एक अगर मैं आपको खौफनाक तरीन वाकया जो मुझे रिसेंटली एक मेरे पास केस आया, आप सब सुन के हैरान होंगे। 3 बच्चे घर में मौजूद थे। अच्छा। माँ शायद किसी रिश्तेदार की तरफ गई हुई थी, बाप को हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह। वो तड़प रहा था। एक बच्चे की उम्र 10 साल है, एक बच्चे की उम्र 7 साल है, एक बच्चा जो है 5 साल का है। तीनों घर में मौजूद हैं। बाप ने चीखें मारी, रोया, ज़ाहिर है जितनी आवाज़ उसकी निकल सकती होगी उसने निकाली, लेकिन बच्चे अपने मोबाइल गेम्स में इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि बाप किस तड़प में है। और वो जब वाक़या हो गया उसके बाद वो पेरेंट्स मेरे पास आए और बच्चों को लेके और अपने ये मसाइल लेके कि हम तो मोबाइल को इस तरह से समझते थे, लेकिन इसने इतना डिस्कनेक्ट कर दिया कि आपके पास कोई तकलीफ में तड़प रहा है तो आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। और यही आप देखते होंगे बड़ों में भी यही मसला है कि आपके साथ बैठा हुआ इंसान किस इमोशनल कैफियत से गुजर रहा है, यू नेवर नो, क्योंकि आपके पास अपनी एक एंटरटेनमेंट मौजूद है। एक चीज़ वालिदैन यहाँ पर ज़रूर समझ लें कि आप अपने बच्चों की जब तरबियत करते हैं या बच्चों को कोई भी चीज़ें ला के देते हैं तो आप कहते हैं मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रख रहा हूँ, उनकी ज़रूरत क्या है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि मोबाइल आपके बच्चे की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे 2 साल से कम उम्र बच्चे की? जी, वो ज़रूरत नहीं है। आपने उसको एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया है, और एंटरटेनमेंट बच्चे की जो 2 या 3 साल का बच्चा है उसको एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए पार्क की ज़रूरत है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन अब हम स्कूलिंग सिस्टम में देखते हैं ना, असाइनमेंट्स हैं मोबाइल पे हैं, कोई प्रोजेक्ट है मोबाइल पर है, कोई आपको क्लास का कोई होमवर्क दिया है वो भी मोबाइल पर है। तो पेरेंट्स को इंगेज ही अब मोबाइल के थ्रू कर दिया गया, बच्चों को भी इंगेज मोबाइल के थ्रू कर दिया। इवन ऑनलाइन क्लासेज हैं तो उसकी मजबूरी बन गई है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी बिल्कुल, ये पोस्ट पैंडेमिक केसेस हमारे सामने बहुत देखने को मिले। ड्यूरिंग पैंडेमिक यही स्टार्ट हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस से सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, बच्चों के पास टैबलेट्स जो हैं उसी सिलसिले में गए, लेकिन अब वो वापस नहीं आए क्योंकि उसमें फिर वो इस कदर गुम हो चुके हैं। और अब एक बहुत बड़ा इशू जो बच्चों के साथ आ रहा है वो एग्रेशन का आ रहा है, ADHD का आ रहा है। बच्चे नफसियाती तौर पे, जज्बाती तौर पे उनकी स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाती। अगर आप 2 साल से कम उम्र बच्चे को मोबाइल का इस्तेमाल करवाते हैं तो हैरान कुन तौर पर उसका जो दिमागी सलाहियतें बढ़नी होती हैं, पैरिटल लोब होता है, उसकी नशोनुमा पे इतना इफेक्ट होता है कि बच्चा जो जज्बाती नशोनुमा है उसकी, यानी लेटर एजेस में जाके उसने जो इमोशनल अटैचमेंट करनी होती है, उसकी जो कनेक्टिविटी होती है, सोशलाइजेशन होती है, वो इतना इफेक्ट हो जाती है। और आप अब देखें कि आप 3 साल का बच्चा है, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं करेगा, वो अपने घुलते मिलते ही नहीं है, घुलते मिलना उनका चले बड़ों के साथ तो छोड़ें, अपने हमउम्रों के साथ मेरे पास अगर 10 बच्चे आ रहे हैं ना तो उनमें से 7 बच्चों का मसला ये है कि वो स्पीच डिले हैं, वो आइसोलेटेड हैं, सोशलाइजेशन नहीं है, माँ बाप कहते हैं कि तवज्जो ही नहीं देता, बातचीत नहीं करता, स्कूल में इसकी कोई लर्निंग का बिहेवियर पैटर्न डेवलप नहीं हो सका है, और एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, चीखो पुकार है, अगर माँ मोबाइल लेने की कोशिश करती है
तो बच्चे चीखते हैं और वो हमें आके कहते हैं डॉक्टर साहब आप ये बताएंगे हम इनसे मोबाइल अब लें कैसे ना, ठीक है। अब आप लेंगे भी कैसे कि आप उसको कोई और अल्टरनेटिव नहीं दे रहे और मोबाइल सिर्फ खींच रहे हैं, तो बच्चा क्यों देगा आपको? आपको उसके लिए अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ पहले अट्रैक्शंस रखनी पड़ेंगी, फिर आप उस तरफ जाएं कि आप उससे मोबाइल लें। और अपना इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अपना इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो वो एक्टिविटीज़ भी बता देना वो जो पेरेंट्स देख रहे हैं। देखें सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखें, पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं वो कहते हैं जी मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मैं क्या करूँ, ये तो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। हम कहीं बैठते हैं तो इतना चिड़चिड़ा होता है, फिर हम क्या करें, हमें मोबाइल देना पड़ता है। 2 दिन हो गए, कितना हम करें, अगर हम आधा घंटा नहीं देंगे तो आधा घंटा रोता रहेगा, 1 घंटा रोता रहेगा। सबसे पहले चीज़ ये याद रखें कि 2 साल से जो कम उम्र है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्लियरली इस पे स्टेटमेंट देती है कि 2 साल से कम उम्र का बच्चा जो है उसके लिए 0 स्क्रीन टाइम है, यानी उसको आपने स्क्रीन देनी ही नहीं है। अब उसमें स्क्रीन में इतने अट्रैक्टिव कार्टून्स बने, जैसे आपने कार्टून्स का जिक्र किया, जिसमें बहुत कॉमनली इस टाइम हम रिसर्च बेस्ड उस पर देखते हैं कोकोमेलन। आप देखें कि उस में हो क्या रहा है, उसमें इतने एग्जैजुरेटेड कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, इस कदर मूवमेंट्स हैं, ग्राफिक्स इतनी ज़्यादा हैं कि 1 सेकंड के लिए भी वो मूवमेंट नहीं रुकती और बच्चा उस मूवमेंट के साथ अटैच हो जाता है। और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, और पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि ये हमारा तो बच्चा अभी 8-9 महीने का है और ये इतना रिस्पॉन्स करता है इनको। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता कि इसने 3 साल का भी हो गया, इसी को रिस्पॉन्स करना है, आपको रिस्पॉन्स नहीं करना, ठीक है। मिमिक करना शुरू कर देते हैं। शुरू में पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, ये तो अभी 1 साल का है और इसने पोइम्स और राइम्स पढ़नी शुरू कर दी हैं, लेकिन वो 4 साल का होके भी वो पोइम्स और राइम्स ही पढ़ रहा है, वो फिर आपकी लैंग्वेज के साथ अटैच नहीं है। तो 2 साल तक की उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखें कि ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आपने कहा कि उनकी लर्निंग जो है वो उसके ज़रिए हो सकती है। आप 3 चीज़ें आपने करनी है। एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप 3 साल के बाद जब बच्चे को मोबाइल का इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे 5 या 6 साल की उम्र तक, तो उसमें सबसे पहली चीज़ टाइम है, टाइम लिमिट है। आप इन टोटल 1 से 1.5 घंटा मोबाइल 24 घंटे में बच्चे को दिखा सकते हैं, बल्कि कोशिश करें कि मोबाइल की बजाय स्क्रीन दिखाएं, यानी जो बड़ी स्क्रीन होती है उसके ऊपर, क्योंकि उसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और फिर बच्चा यूं करके भी नहीं देख रहा, बच्चे का पोस्चर खराब नहीं है, बच्चे की नज़र जो है वो खराब नहीं होगी, और आइसोलेटेड होके कहीं बैठ भी नहीं रहा, इधर आइसोलेटेड भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो जो 1.5 घंटा है वो मुसलसल नहीं होना चाहिए, वक्फे के साथ होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब आप उनको दिखाते हैं वो स्क्रीन, तो वो को वॉचिंग होनी चाहिए, यानी पेरेंट्स वक्त निकालें उसके साथ बैठ के और जो कुछ हो रहा है उसको साथ ट्रांसलेट करें, यानी बताएं। चौथी चीज़ कि आप कौन से किस तरह के कार्टून्स दिखाएंगे। खामोश कार्टून्स आपने बच्चे को नहीं दिखाने, क्योंकि इससे बच्चा सीखता क्या है, बच्चा ये सीखता है कि खामोशी के साथ कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, ठीक है। बच्चे ने खामोशी की कम्युनिकेशन सीखी कि इशारों में बगैर बोले हुए कोई हरकत करके बड़े होके एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी खामोशी की जुबान समझे। टॉम एंड जेरी कार्टून्स याद है, उसमें क्या होता था, कोई लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन सारी कार्रवाइयां हो रही होती थी। तो अब भी बच्चे वही कुछ ही करते हैं। सो इस तरह के कार्टून्स, इसमें कि आप कोई स्पीच हो, गुफ्तगू हो और उसको इंटरवीन करें, आप उसके साथ कीजिए। इसी तरह से फिर स्क्रीन फ्री जोन्स या टाइम्स आप क्रिएट करें, कि जैसे आपका जो डाइनिंग रूम है या आपका लिविंग लॉन्च है जिसमें आप सब बैठते हैं, वहाँ सबके लिए पाबंदी कर दें कि हमने 1 घंटा सबने बैठ के सिर्फ बातें करनी है, डिनर करना है, कुछ भी करना है। क्वालिटी टाइम अगर आप 1 घंटा भी स्पेंड कर लेते हैं एज ए फैमिली, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंसिंग हो सकता है। जिस तरह से बच्चे तो पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, हम भी फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। अब बच्चों को इससे हटाकर अगर कोई लग भी गया तो मतलब इन्हें किस तरह से इनकी तवज्जो हटाई जा सकती है, इन्हें पार्क्स लेकर जाया जाए, बिल्कुल शुरू से इनमें ये आदत डेवलप की जाए, या आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो इन्हें आउटिंग करवाएं ताकि इन्हें बाहर की दुनिया अट्रैक्टिव लगे, ना कि स्क्रीन के अंदर, ना कि स्क्रीन की, क्योंकि वो जो स्क्रीन में दुनिया नजर आ रही है उन्हें वो बाहर नजर नहीं आ रही। वो जो मामा स्क्रीन की रिलेट है, नहीं कर पाते कि वहाँ कुछ है, बाहर कुछ है। इवन स्क्रीन की मामा बाहर नहीं मिलती भाई। स्क्रीन के मामा बाहर स्क्रीन में आउट ऑफ स्क्रीन नहीं मिलते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। सो वो वाली जो सारी की सारी वर्चुअल वर्ल्ड है, उसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी एक तो ऑटिज्म है जो कि जेनेटिकली आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं की, हमारी फैमिली में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया कि बच्चे ने बात करना छोड़ दिया है, स्पीच डिले आ जाता है, या बाद उसके बाद बच्चे 1.5-2 साल तक बोल रहे होते हैं और उनके अंदर फिर बात करना वो बंद कर देते हैं। एक और बहुत अहम चीज़ जो है पेरेंट्स को जिसका ख्याल रखना चाहिए, वो ख़ास तौर पे नाइट टाइम स्क्रीन टाइम है, जो कि बहुत कॉमन है। माँ बाप कहते हैं कि बच्चा खाना खाते हुए मोबाइल नहीं छोड़ता, सोते हुए मोबाइल नहीं छोड़ता, यानी सोएगा भी तब जब ये कोई पोइम या राइम सुन रहा होगा।
लेकिन ये जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ ना नींद का, उसके लिए एक जो हार्मोन बड़ा ज़रूरी है वो मेलेटोनिन है, और वो तब रिलीज़ होता है जब आपके माहौल में अंधेरा होता है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता था, हम छोटे भी होते तो कहते लाइट ऑफ करके सोएं या छोटा सा कोई लाइट जला लें कि जिसमें आपका इंटरप्शन ना हो लाइट की वजह से। और ये जो मोबाइल की स्क्रीन में या टीवी की स्क्रीन में जो लाइट होती है, ब्लू लाइट्स हैं, वो मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करती हैं, सप्रेस करती हैं प्रोड्यूस करने के लिए, और उसकी वजह से बच्चों के अंदर नींद की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। और अगर वो सोते भी हैं ना बच्चे, तो आप देखें कि वो बच्चे सोते हुए उठ जाते हैं, परेशान होते हैं, उनको नाइटमेयर्स आती हैं, बिल्कुल नाइटमेयर्स होती हैं। और ये भी रिपोर्ट होता है मेरे पास, जो पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे जो गेम्स खेल रहे होते हैं उसकी वजह से साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये इन सब चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। लास्टली हमने देखा है कि वेस्ट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी समझ लिया गया है और वो कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि शुरू उन्होंने किया ना, लेकिन हमने अडॉप्ट करके वो चीज़ें अपनानी शुरू कर दी। पाकिस्तान में कितनी अवेयरनेस की इस हवाले से ज़रूरत है, वालिदैन की ग्रूमिंग की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान में तो इस टाइम सूरत हाल ये है कि हम ज़ाहिर है लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। इवन कि जो मदर्स वर्किंग नहीं भी हैं, उनके बच्चे भी घरों में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर और कुछ किसी के पास है या नहीं है, मोबाइल ज़रूर है, और वो मोबाइल बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि इसको सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। देखिए, मोबाइल की ज़रूरत है या नहीं है, मोबाइल की असल ज़रूरत सिर्फ ये है कि आप एक राब्ता रख सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। और अगर आपने इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करना है तो उतना करें जितना कि रिकमेंडेड है। कोई भी चीज़ जो है वो अब जब आप एक्सेस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान ही होगा ना आपको। और बच्चों में बढ़ती हुई जो बीमारियां इस टाइम नज़र आ रही हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह मोबाइल का इस्तेमाल है। और वो जो फ़ोन है वो उसको, जैसे मैंने बताया कि मायोपिया यानी नज़र का कमज़ोर हो जाना बहुत ज़्यादा है। बच्चे की हमने ये भी देखा है कि जो छोटे बच्चे जब से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इवन 9, 10, 11 साल, आम तौर पे पेरेंट्स ये भी कहते हैं अब तो बच्चा 10 साल का हो गया, अब मोबाइल इस्तेमाल कर ले तो क्या हर्ज है। लेकिन स्टडीज़ ये भी बता रही हैं कि जो 10 और 11 साल के बच्चे भी एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उनके अंदर लेटरली एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी जो बीमारियाँ हैं, उनके आने का जो सिम्टम्स और कंडीशंस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। इवन के जो बड़े भी बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी एग्रेशन आ जाता है। मसाइल की जड़ है वो स्मार्टफोन है, और अगर बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करें तो कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया फाफ आपके वक्त का। और बड़े हों छोटे हों, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपस में घुले मिलें, इंजॉय करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, बजाय कि मोबाइल में आप मसरूफ़ रहें। खाने के टेबल पर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सुबह में अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप मोबाइल यूज़ करें। तो इससे इज्तनाब करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपकी सेहत भी अच्छी हो। फिलवक्त जी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।